स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप पे। ये हमारा आज का तीसरा लेक्चर है साइंस एंड टेक का। आज हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सिलेबस के अकॉर्डिंग, जैसा सिलेबस में दिया गया है इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो नैनो पार्टिकल होता क्या है? नैनो पार्टिकल, अगर किसी पार्टिकल की साइज 1 से 100 नैनोमीटर होता है, वही पार्टिकल क्या यूज किया जाता है? नैनो टेक्नोलॉजी में यूज किया जाता है। तो नैनो रेंज में कौन आते हैं? 1 से 100 नैनोमीटर वाले आते हैं। इसमें इन सामग्रियों के नैनो स्केल में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप इनके भौतिक, रासायनिक, जैविक, यांत्रिक, प्रकाशीय, इलेक्ट्रॉनिक आदि गुणों में परिवर्तन होता है। तो नैनो स्केल पे किसी पार्टिकल को चेंज कर दोगे, तो उनके जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो चेंज हो जाएंगे, वो गुण चेंज हो जाएंगे। क्या? भौतिक जो गुण दिखाते हैं वो चेंज हो जाएंगे, रासायनिक गुण चेंज हो जाएंगे, जैविक गुण चेंज हो जाएंगे, यांत्रिक भी, और ऑप्टिकल, इलेक्ट्रॉनिक गुण आदि क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। मतलब नैनो पार्टिकल को जब बहुत छोटे स्तर पे यूज किया जाएगा तो इन सब चीजों में क्या आएंगे? तब्दीलियां आएंगे। ठीक है ना? तो भारत नैनो प्रौद्योगिकी में वैज्ञानिक प्रकाशनों, साइंटिफिक पब्लिकेशन के मामले में शीर्ष 5 देशों में शामिल है। तो ये तथ्य याद रखना कि भारत नैनो टेक्नोलॉजी में शीर्ष 5 देशों में शुमार है। अब नैनो पार्टिकल का उपयोग कहाँ किया जा सकता है? नैनो पार्टिकल का उपयोग कहाँ किया जा सकता है? तो भंडारण, उत्पादन और रूपांतरण में किया जा सकता है। जैसे कार्बन नैनो ट्यूब का यूज किया जा रहा है, जो आप देख रहे हो किया जाएगा। तो ये जो टीबी वगैरह में जो लगते हैं वो नैनो ट्यूब अब लगेंगे। जब नैनो ट्यूब लगेंगे तो इनकी साइज और जो इसकी थिकनेस थी ना, वो थिकनेस भी कम हो जाएगी। हाइड्रोजन उत्पादन में प्रयोग किया जा सकता है। कृषि संबंधी उत्पाद में प्रयोग किया जा सकता है। जैसे नैनोपोरस जियोलाइट में किया जा सकता है, उर्वरक को पहुंचाने में किया जा सकता है। शाकनाशी मतलब हर्बिसाइड के वितरण और निगरानी के लिए नैनो सेंसर का प्रयोग किया जाता है। तो नैनो सेंसर कृषि में बहुत तरीके से किया जा सकता है। उत्पादन को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। ठीक है। और फर्टिलाइजर की खपत को कम करने के लिए जितना रिक्वायरमेंट है उतना हम क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं। ठीक है। इवन सिंचाई में भी किया जा सकता है। जल उपचार और निवारण उपाय में कर सकते हैं। जैसे अगर वाटर ट्रीटमेंट करना है, जल शोधन करना है, तो नैनो झिल्ली का मेम्ब्रेन बना के उसको किया जा सकता है। जैसे हम लोग परमेबल मेम्ब्रेन वगैरह पढ़ेंगे बायोलॉजी में, वैसे ही टाइप का नैनो झिल्ली बनेगा, नैनो मेम्ब्रेन बनेगा। उसे क्या किया जा सकता है? वाटर प्योरीफाई किया जा सकता है। चुंबकीय नैनो कण आते हैं। ठीक है। इनका उपयोग किया जा सकता है। चुंबकीय नैनो कण का उपयोग हम फिजियोलॉजी रूप से देखा जाए तो डायग्नोसिस के रूप में कर सकते हैं, डायग्नोसिस के रूप में किया जा सकता है। दवा वितरण प्रणाली में किया जा सकता है। ये ब्लड में अगर छोड़ा जाएगा तो इवन ये भी बोला जाता है कि जो ड्रग छोड़ा जाता है, जितना रिक्वायरमेंट है, जिस अंग को, एक स्पेसिफिक किसी अंग को रिक्वायर्ड है वो दवा, तो वो नैनो पार्टिकल से उस अंग तक पहुंचाया जा सकता है। और स्लो एंड सस्टेनेबल ड्रग रिलीज किया जा सकता है। स्लो जो हमेशा पढ़े होगे ना, सस्टेन एस लिखा आता है, सस्टेनेबल ड्रग, वो क्या होते हैं ना, धीरे 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 डिस्चार्ज होते रहते हैं। तो नैनो कैप्सूल हो किया जा सकता है। नैनो रोबोट हो सकता है। नैनो रोबोट क्या करेंगे? नैनो रोबोट से हम सर्जरी कर सकते हैं। खाद्य प्रसंस्करण और भंडारण में किया जा सकता है। जो खाद्य पैकेजिंग में जो प्लास्टिक और या फिल्म कोटिंग यूज करते हैं, वो क्या करेंगे? नैनो इमल्सन या रोगाणुरोधी होगा और जल्दी खराब नहीं होगा अगर फूड प्रोसेसिंग में किया जाएगा। तो रोगवाहक जो वेक्टर बोला जाता है, कीटों को पता लगाने में और उनका नियंत्रण करने में किया जाएगा। नए पेस्टिसाइड बनाया जा सकता है, नए इंसेक्टिसाइड बनाया जा सकता है, नए रिपेलेंट बनाया जा सकता है। ठीक है ना? नैनो पार्टिकल। तो चुनौतियां क्या हैं इसको लेकर? तो देखो भाई, अगर स्वास्थ्य में नैनो पार्टिकल यूज करोगे तो स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ेगा ही, या और जगह भी यूज करोगे तो स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ेगा। नैनो पार्टिकल को उसके एंजाइमेटिक और अन्य अंगों से संबंधित कार्यों को बाधित कर देगा। अगर ये जाएगा तो सेल का फंक्शन क्या कर देगा? बाधित कर देगा। एंजाइम का फंक्शन बाधित कर देगा, और जो ऑर्गन है उनके भी फंक्शन को बाधित कर सकता है। पर्यावरण संबंधी चिंताएं हैं नैनो पार्टिकल को लेकर। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट के रूप में, प्री का क्वेश्चन है, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट के रूप में ये आ गया है। तो इसलिए पर्यावरण संबंधित चिंताएं हैं। नैनो सामग्री की प्रकृति और विशेषताओं के बारे में जानकारी का अभाव, ये भी एक हमारा क्या है? चुनौती ही है। और इसको
टेक्नोलॉजी इतना विकसित नहीं हुआ है, अभी हम लोग पीछे ही हैं। टेक्नोलॉजी जितना विकसित चाहिए उतना विकसित नहीं हुआ। नैतिक परिणाम के रूप में भी इसकी चुनौतियां हैं, जैसे कि नैनो प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल युद्ध में किया जा सकता है और लोगों की निजता पे भी हमला किया जा सकता है नैनो पार्टिकल से। इसमें क्या चाहिए, कुशल लोग चाहिए, कौशल युक्त लोग चाहिए, तो उनका अभाव हो। फिर बौद्धिक संपदा अधिकार जो आईपीआर बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, वो नैनो प्रौद्योगिकी और संरचना आदि की प्राप्ति में उच्च लागत है। मतलब बौद्धिक संपदा का अधिकार सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है। तो कंपनियां और जितने प्राइवेट सेक्टर हैं वो हतोत्साहित हो रही हैं। अब नैनो प्रौद्योगिकी के संबंध में भारत के क्या क्या पहल किया गया है, तो देखो 9वीं पंचवर्षीय योजना आया था, वहां पे पहली बार नैनो सामग्री के रिसर्च को बढ़ावा की बात कहा गया था 9वीं पंचवर्षीय योजना में, सोच लो। और 2007 में नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर मिशन, नैनो मिशन शुरू किया गया था। कब किया गया था नैनो मिशन? 2007 में स्टार्ट किया गया था। और मोइटी जो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, जिसको मोइटी हम लोग बोलते हैं, ये नैनो इलेक्ट्रॉनिक नवाचार परिषद की स्थापना की। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, नैनो इलेक्ट्रॉनिक इनोवेशन काउंसिल की स्थापना मोइटी ने किया। मोइटी ने और क्या किया, तो रिसर्च और स्किल डेवलपमेंट के लिए भारतीय नैनो इलेक्ट्रॉनिक उपयोगकर्ता कार्यक्रम शुरू किया। भारतीय नैनो इलेक्ट्रॉनिक उपयोगकर्ता कार्यक्रम शुरू किया। रेगुलेशन के ढांचे के रोड मैप के लिए राष्ट्रीय कार्यबल, नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया गया। ये किसके लिए, तो नैनो टेक्नोलॉजी के लिए किया गया। तो नैनो टेक्नोलॉजी के लिए हमें समझ में आ गया कि क्या है, ठीक है, हमने बता दिया सारी चीज़ें, कहाँ यूज किया जा सकता है, हर एक फील्ड में किया जा सकता है। इवन मैं बता रहा हूँ ना, कपड़ा उद्योग में भी किया जा सकता है। कपड़ा उद्योग में ऐसे कपड़े आने लगेंगे कि डस्ट, वो गंदा ही नहीं होंगे, गंदा ही नहीं होंगे, ठीक है। तो कपड़ा उद्योग में किया जा सकता है, फार्मास्यूटिकल में किया जा सकता है, ठीक है, रोबोट बनाने में और मेडिकल में किया जा सकता है, कृषि में बताया ही किया जा सकता है, ठीक है। तो हर एक फील्ड में किया जा सकता है। आगे की राह क्या है, तो भाई नैनो प्रौद्योगिकी गवर्नेंस है, तो एक रेगुलेटरी का क्या करना चाहिए, रेगुलेटरी का निर्माण करना चाहिए कि उस पर नियंत्रण रख सके और निगरानी रख सके। उत्पादों के सुरक्षित विकास या व्यवसायीकरण के पूर्वानुमान हेतु एक विनियामक संस्था की स्थापना करना चाहिए। तो एक विनियामक संस्था नहीं है तो उसको करो। फिर जो नैनो आधारित उत्पाद हैं उनकी लेबलिंग में बताना चाहिए कि भैया ये नैनो प्रोडक्ट है, उनको बताना चाहिए, लोगों को जानकारी देना चाहिए। क्योंकि हमने कहा ना कि नैनो के प्रयोग आप लड़ाई में, युद्ध में भी किया जा सकता है और उससे ना छुटकारा बड़ा मुश्किल है। आधारभूत अनुसंधान, मानव संसाधन विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। दूसरी बात है वित्त पोषण करना चाहिए, ठीक है ना। और मानकों से लैस प्रयोगशाला का बनाना चाहिए कि स्टैंडर्ड युक्त क्या हो, लैब हो, ऐसा राय दे सकते हैं। अब आ जाते हैं, नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी। देखो बायोटेक्नोलॉजी से एक अपने आप में बहुत बृहद है और इसको हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो बताया जाएगा ना, यही आपके बहुत सारे 125 मार्क्स 125 वर्ड में जो लिखने का आएगा क्वेश्चन, उसका सलूशन दे सकते हैं। तो जैव प्रौद्योगिकी ये जो जूलॉजी है उसका एक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इसमें क्या होता है, तो सूक्ष्म जीव, जीवित पादप, पशुओं की कोशिकाओं या सजीव, उनके तंत्रों, प्रक्रियाओं का औद्योगिक प्रयोग किया जाता है। तो बोलोगे इसके तहत क्या किया जाता है, सूक्ष्म जीव, जीवित पादपों या पशुओं के कोशिकाओं का और उनके तंत्रों और प्रक्रियाओं का औद्योगिक में प्रयोग करना ही बायोटेक्नोलॉजी कहता है। इससे अलग अलग वस्तुएं, पदार्थ, उत्पाद, प्रौद्योगिकी का विनिर्माण किया जाता है। फलतः मानव जीवन की गुणवत्ता सुधार होता है। तो मानव जीवन की गुणवत्ता सुधार करने में बायोटेक्नोलॉजी का अहम रोल हो सकता है फ्यूचर में भी, और अभी भी है। तो जैव प्रौद्योगिकी की शाखाएं कितनी है, बायोटेक्नोलॉजी की शाखाएं क्या है, तो एक ब्लू बायोटेक्नोलॉजी बोला जाता है। तो ब्लू से नाम पता चल जाएगा नाम से कि समुद्री और जलीय अनुप्रयोग के लिए, जो समुद्री है, समुद्री उसी को तो ब्लू इकोनॉमी बोला जाता है। तो समुद्री और जलीय अनुप्रयोग के लिए बायोटेक्नोलॉजी है ब्लू बायो। एक ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी है। तो कृषि, जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है बायोटेक्नोलॉजी को, उनको कृषि या हरित ग्रीन टेक्नोलॉजी बोला जाएगा। रेड टेक्नोलॉजी किस में यूज होता है, बायोटेक्नोलॉजी चिकित्सा में यूज होता है। और व्हाइट किस में होता है, उद्योग में होता है। तो ये हमेशा ध्यान रखना प्री के लिए कि ब्लू टेक्नोलॉजी किससे, तो सी से और वाटर से रिलेटेड है। हरित ग्रीन किससे है,
तो एग्रीकल्चर से है, रेड किससे तो मेडिकल सेक्टर से है, और व्हाइट किससे तो उद्योग से है। ये पूछ लेगा कि जब बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, इसकी शाखाओं के बारे में चर्चा कीजिए। तो शाखाएं ये आपको बताना पड़ेगा। जो भी चिकित्सा संबंधी बायोटेक्नोलॉजी से उत्पन्न किया जाता है, वैक्सीन वगैरह या मेडिसिन वगैरह, वो सारे लाल बायोटेक्नोलॉजी में आ जाएगा। औद्योगिक प्रोडक्ट में जो किया जाता है वो व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी में आ जाएगा। कृषि से संबंधित जितने जीएमओ बनाए जाते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाए जाते हैं, वो सब किस में आ जाएंगे, ग्रीन में आ जाएंगे। ब्लू में कौन आ जाएंगे, समुद्र और जलीय अनुप्रयोग में, अप्लाइड में आ जाएंगे। अब देखा जाए तो भारत का स्तर क्या है बायोटेक्नोलॉजी में, अच्छा है क्या? पूरे विश्व में देखा जाए तो ये 12वें स्थान पे है, 12वें स्थान पे है। वित्त वर्ष 2025 तक इस क्षेत्र को बढ़ा के कितना, 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है। तो स्कोप बहुत ज्यादा है, 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक हो जाएगा 25 तक इसका क्षेत्र। तो ये भी डाटा यूज कर सकते हो। भारत में 5 प्रमुख खंड हैं, सेगमेंट हैं बायोटेक्नोलॉजी के। क्या? तो जैव औषधि के रूप में, जैव सेवाओं के रूप में, जैव कृषि के रूप में, जैव औद्योगिक के रूप में, और जैव सूचना विज्ञान में, बायो इन्फॉर्मेटिक बोला जाता है। ठीक है, बायो फार्मास्यूटिकल, बायो सर्विस, बायो एग्रीकल्चर, बायो इंडस्ट्री और बायो इन्फॉर्मेटिक्स में इसका यूज किया जा रहा है, ये सेगमेंट में है, तो ये भी ध्यान रखना। ठीक है, भारत में इस क्षेत्र के समृद्धि के चालक हैं क्या? क्या अगर इस क्षेत्र में विकास देखा जाए तो क्यों है? तो जनसंख्या बढ़ रही है, लोग स्वास्थ्य व्यय बढ़ रहा है, तो उसको सुधार करने के लिए इसका अच्छा उपयोग किया जा सकता है। कुशल मानव पूंजी के निर्माण करने के लिए किया जा सकता है, उन्नत नीति के बनाने के लिए किया जा सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे समस्याओं को निवारण के लिए बनाया जा सकता है। तो बायोटेक्नोलॉजी का सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है? तो खाद्य सुरक्षा ये क्या करेगा, लोगों का खाद्य सुरक्षा क्या करेगा, सुनिश्चित करेगा। जैसे सूखा प्रतिरोधी, सूखा के क्षेत्र में ड्रॉट एरिया जितने कहे थे ना कि 68% ड्रॉट एरिया है, जितने बोए जाने वाले क्षेत्र हैं उसमें से 68% क्या है, ड्रॉट एरिया है। तो सूखा प्रतिरोधी बनाने देंगे तो वो क्या होगा, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो जाएगा। पेस्टिसाइड बनाने में हमारा मदद मिल सकता है, कीटनाशक के रूप में हो सकता है, और जो स्ट्रेस को झेल सके वैसे फसल बना सकते हैं। बीमारियों की रोकथाम की बात करें तो रोकथाम किया जा सकता है बायोटेक्नोलॉजी से, जैसे कोरोना, जीका वायरस और कोविड में भी तो देख रहे हो बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके वैक्सीन बनाया गया रोकथाम के लिए, एंटीबायोटिक बनाया जा सकता है इसके। फिर जैव ऊर्जा में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। जैव ऊर्जा में क्या, बायो इथेनॉल बनाने में, बायोडीजल बनाने में, दवाओं की जो फर्मा है उनकी उन्नति के लिए, बेहतर जनरेशन के लिए बेहतर नवाचार और सस्ती दवाओं का निर्माण कर सकते हैं। खाद्य फसलों की पोषण गुणवत्ता में निर्माण कर सकते हैं, जैसे फोर्टिफाइड राइस आ गया है, हम फोर्टिफिकेशन कर सकते हैं। तो बायो फोर्टिफिकेशन बोला जाता है जब एग्रीकल्चर या खाद्य फसलों की पोषण गुणवत्ता में जब वृद्धि किया जाता है उसको बायो फोर्टिफिकेशन बोला जाता है। ठीक है ना। पशु जैव जैसे बता देना, वो गोल्डन राइस आपने सुना होगा, गोल्डन राइस में विटामिन ए ज्यादा होता है, तो ये बोला जाएगा क्या, फोर्टिफाइड राइस बोला जाएगा ना। जैव पशु जैव प्रौद्योगिकी, पशुधन की उत्पादकता में भी हम क्या कर सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं, मिल्क प्रोडक्शन में कर सकते हैं, और अपने देसी गायों की या देसी जानवरों को जो दूध देने वाले हैं उनको संरक्षित किया जा सकता है। बायो रेमेडिएशन में भी किया जा सकता है, जैसे ऑयल जीपर है, ऑयल जीपर है वो क्या करते हैं, ये 5 प्रकार के बैक्टीरिया हैं जो ऑयल को क्या करते हैं, जो स्पॉइलेज होते हैं ऑयल के उसको खा जाते हैं। तो प्रदूषण को ये ऑयल जीपर इसी से बनाया गया बायोटेक्नोलॉजी से। स्टेम सेल थेरेपी दिया जा सकता है। तो ये सिग्निफिकेंस इसके हैं, और अभी तो बहुत छोटा गिना है, लेकिन है कि कितना लिखोगे ना, बात तो यह है जितना कम जानो और उसका उपयोग करो वो ज्यादा बेटर है। चुनौतियां क्या है इससे लेके, तो भैया हम सबसे ज्यादा लो रेट पे हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, बहुत कम खर्चा कर रहे हैं, मात्र 6.7% आपके जीडीपी का कर रहे हैं, जबकि अमेरिका कितना 2% के करीब कर रहा है। बौद्धिक संपदा अधिकार व्यवस्था से जुड़ी है। भाई प्राइवेट सेक्टर क्यों चाहेगी, वो चाहेगी कि भाई लाभ कमाए, और लाभ कमाने के लिए पेटेंट कराएगी, और पेटेंट कराएगी, अगर पेटेंट उनको नहीं मिलेगा तो वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के द्वारा जो पैसा लगाए हैं वो पैसे की उगाही कैसे करेंगे, तो फिर वो प्राइवेट सेक्टर क्या हो जाएगा, हतोत्साहित हो जाएंगे ना। तो ये चीज है, जैसे पेटेंट संशोधन अधिनियम 2005 की धारा 3D में इसके अंतर्गत निर्धारित कठोर मानक की वजह से विदेशी निवेश कम हो रहा है,
एक एग्जांपल बोल दिया बौद्धिक संपदा के लिए। अनिवार्य लाइसेंसिंग, ये भी बौद्धिक संपदा के लिए है कि ये प्रावधान स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थितियों के समय सरकार को पेटेंट निलंबित करने की सुविधा देता है। तो इससे हतोत्साहित होते हैं कंपनियां। बाजारीकरण का अभाव है। जो बाजार में वस्तुओं को लाने से पहले प्रदान किए गए अधिकांश प्रारंभिक शोध निधियां समाप्त हो जाती हैं। तो पहले ही जो हमारा बाजार में लाने से पहले ही हमारा क्या हो जाए, वित्तीय खत्म, पैसा ही खत्म, तो कैसे ले जाएंगे, वो भी एक चुनौती हो गया। जैव प्रौद्योगिकी के आधुनिक उपकरणों के बारे में जन जागरूकता का अभाव है। मतलब पीएचडी वाले ही खुद नहीं जाना चाहते। जो गुणवत्तापूर्ण नौकरियों की संख्या कम होने के कारण ये कम आकर्षक है, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण नौकरियां है ही नहीं है जो टेक्नोलॉजी में है। रेगुलेटरी सिस्टम का अभाव है। सरकार द्वारा क्या पहल किया गया है बायोटेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए? तो देखो, आधारभूत संरचना को बढ़ाया जा रहा है, ये वित्त पोषण किया जा रहा है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, कृषि प्रौद्योगिकी, कुशल पेशेवर को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, बजट आवंटन में वृद्धि की गई है। ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के लिए स्वचालित मार्ग से क्या 100% एफडीआई की अनुमति दिया गया है, ये ध्यान रखना। और लिखोगे तो अच्छी बात होगी। देश भर में जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किए जा रहे हैं, इनक्यूबेटर्स स्थापित किए जा रहे हैं। डीबीटी ने अटल जय अनुसंधान बायोटेक मिशन शुरू किया। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या किया है शुरू? अटल जय अनुसंधान बायोटेक मिशन शुरू किया। तो ये सरकार क्या कर रही है? पहल कर रही है। तो आगे की राह में क्या होना चाहिए, सुझाव में क्या होना चाहिए? तो भाई R&D पे पैसा बढ़ाओ। पहला, जो बौद्धिक संपदा से चुनौती थी उसको मिनिमाइज करो, हतोत्साहित ना हो, और इसके विचारों के लिए वित्त पोषण तंत्र की व्यवस्था करना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर को भी प्रमोट करना चाहिए कि आओ, ठीक है, और स्टूडेंट को भी जागृत करना चाहिए। उसमें क्वालिटी टाइम वाले या क्वालिटी वाले क्या निकालना चाहिए, जॉब निकालना चाहिए। तो ऐसे बोल वचन कर देना, जो चुनौती दिया गया है उसी पे। अब जरा सा बात करते हैं स्टेम सेल पे। स्टेम सेल की बात करें तो अमेरिका मरीज स्टेम कोष का प्रत्यारोपण, अमेरिकी मरीज में क्या किया गया? स्टेम कोष का प्रत्यारोपण किया गया, स्टेम सेल थेरेपी किया गया, और एचआईवी से ठीक होने वाली पहला महिला बन गई। तो स्टेम सेल के थेरेपी से एचआईवी का ट्रीटमेंट हो रहा है। तो ये एग्जाम्पल के रूप में हमने बताया कि क्यों सुर्खियों में रहा। तो ये एग्जाम्पल में यूज कर सकते हो कि बायोटेक्नोलॉजी कितना इंपॉर्टेंट है। अब स्टेम सेल थेरेपी के बारे में जान लेते हैं। जैसे ये अब इसको बता देते हैं कि स्टेम सेल थेरेपी क्या है। ये इस एक प्रकार के सेल होता है जो बोन मैरो में पाया जाता है, बोन मैरो। और बोन मैरो क्या होता है? तो जितने लॉन्ग बोन होते हैं उसमें बोन मैरो होता है, और बोन मैरो में ये सेल का निर्माण होता है। इनके पास टोटिपोटेंसी का क्या होता है? पावर होता है। इनको पुनरुत्पादक रूप में जाने जाते हैं ऐसे। तो अगर कहीं भी कोई सिस्टम खराब हो रहा है, जैसे ब्रेन ही खराब हो रहा है, या इम्यूनिटी खराब हो रहा है, या हार्ट में कोई खराबी है, मान लो आपका नस नहीं ब्लॉक है, तो उसमें स्टीम थेरेपी देके उस सेल का क्या किया जाता है? रिपेयर किया जाता है। उस सेल को क्या किया जाता है? रिपेयर किया जाता है। तो देखो, इससे पुनरुत्पाद चिकित्सा, अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण भी कहा जाता है। इसके तहत कोशिका उसके व्युत्पन्न का उपयोग कर रोगग्रस्त, दुष्क्रियाशील, चोटिल ऊतक का क्या किया जाता है? मरम्मत किया जाता है। जो भी डिजीज वाले होते हैं या जो डिसफंक्शन होते हैं या चोट लगा होता है, उनको मरम्मत किया जा सकता है। वो ब्रेन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो सेल थेरेपी पूरी बॉडी में यूज किया जा सकता है, ठीक है। और शोधकर्ता प्रयोगशाला में क्या करते हैं? स्टेम, हमारे यहाँ तो जब पीछे में था तो क्या होता था, सीधे स्पाइनल कार्ड पे एक मशीन आता है, उसको लगा लो तो वो 12 से 24 घंटे में वो इकट्ठा कर लेते थे, स्टेम सेल इकट्ठा कर लेती, और जहां लगाना होता था वहां ऑपरेट करके लगा दिया जाता था, ठीक है ना। तो ऐसा हो सकता है। तो स्टेम कोशिकाओं को विकसित कर रहे हैं बहुत सारे प्रयोगशाला। स्टेम कोशिकाओं को हृदय की मांसपेशियों की कोशिकाओं, जैसे हृदय की मांसपेशियां हैं, रक्त कोशिका, तंत्रिका कोशिका, जैसे एग्जाम्पल बताया था, विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं में विकसित करने हेतु इनमें आवश्यक बदलाव किया जाता है। तो हृदय कोशिका का भी हम क्या कर सकते हैं? विकसित कर सकते हैं। तंत्रिका, नर्व सेल का विकसित कर सकते हैं। और इस तरह करके हम जो डिजीज होता है उस डिजीज फ्री कर सकते हैं, या उसके जो डिसफंक्शन है उसको फिर से फंक्शन में ला सकते हैं, ठीक है। ऑटोलॉगस और
एलोजेनिक प्रत्यारोपण दो सामान्य प्रकार के स्टेम कोशिका प्रत्यारोपण होता है। देखो अभी ये जरा सा जान लें कि ऑटोलॉगस क्या होता है। जैसे कि आप ही का स्टेम सेल निकाल के और आप ही में लगा दिया जाए, आप में ही लगा दिया जाए, तो वो ऑटोलॉगस होता है। और एलोजेनिक का मतलब कि दूसरे से निकाल के और किसी दूसरे से निकाल के आपको लगाया जाए तो वो एलोजेनिक होगा। तो दो तरह की थेरेपी हो सकता है, ठीक है ना, ऑटोजेनिक और एलोजेनिक, या इसको कुछ और भी बोलते हैं एलोजेनिक। देखो ऑटोलोगस, इसमें रोगी स्टेम सेल का उपयोग किया जाता है, रोगी के ही स्टेम सेल का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पे एलोजेनिक में क्या, किसी अन्य व्यक्ति से लिया जाता है और दाता या डोनर कहते हैं, जिससे लिया जाए दाता या डोनर कहते हैं। तो स्टेम सेल के कोशिकाओं के बारे में जानें तो स्टेम कोशिका विशेष प्रकार के मानव कोशिका होते हैं। ये कोशिका मतलब सेल, ये कोशिकाएं अलग अलग प्रकार की कई कोशिकाओं में विकसित हो सकता है, मतलब डिफरेंशिएट हो सकता है। सेल डिवीजन करके बहुत सारे इसके पास पोटेंसी होगा कि सेल डिवीजन कर ले ना, बहुत सारे डिफरेंशिएट हो सकता है, सक्षम होती है। स्टेम कोशिकाएं विकसित होकर क्षतिग्रस्त या नष्ट हो गई विशेष कोशिकाओं की जगह ले लेती हैं। तो जब इसके अंदर टोटिपोटेंसी होती है, तो मान लो कि ये कोई चीज है यहाँ पे खराब हो गया है और यहाँ पे बहुत सारे सेल हैं, तो हम यहाँ पे इम्प्लांट कर देंगे तो वो क्या करेगा, ये डिफरेंशिएट होकर उसका जगह ले लेगा ना। इसी प्रकार से स्टेम सेल की थेरेपी की जाती है और फिर कहीं क्या हो जाएगा, नई कोशिका बन जाती है। ऐसा करने सक्षम बनाने के लिए इनके दो अद्वितीय गुण हैं। क्या गुण हैं स्टेम सेल के, ये नई कोशिकाओं का निर्माण करने के लिए बार बार विभाजित, जो सेल डिवीजन कर रहे हैं कि बार बार विभाजित हो सकते हैं, और विभाजित होने पे ये शरीर को बनने वाली अन्य प्रकार की कोशिकाओं में बदल सकते हैं। तो जैसा सेल होगा, हृदय वाले सेल में बदल जाएगी, अगर नर्व में लगाएगा तो नर्व सेल के जैसे बदल जाएगी। इसके अंदर पावर होता है, तो ये विशेष गुण है, इसी गुण की वजह से इसका यूज किया जाता है। स्टेम कोशिकाओं का वर्गीकरण भी किया जाता है, क्लासिफिकेशन भी किया जाता है। कोशिका प्रकार देखा जाए तो उत्पत्ति ऊतक के आधार पर स्टेम कोशिकाओं को सोमेटिक स्टेम कोशिका बताते हैं। अभी सोमेटिक स्टेम सेल्स बोला जाता है, और एक बोला जाता है एम्ब्रियो स्टेम सेल। अब देखो क्या होते हैं सोमेटिक वो सेल होते हैं जो माइटोसिस करते हैं। जब हम बायोलॉजी पढ़ाएंगे तो माइटोसिस करते हैं, मतलब सम विभाजन करते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में जो भी हीलिंग कैपेसिटी, जैसे स्किन आपका कट गया, सॉरी फोन आ गया था, डिस्टर्ब हो गया। तो हम बता रहे थे कि माइटोसिस होता है, हीलिंग कैपेसिटी होता है ना। इसके हीलिंग कैपेसिटी होने की वजह से माइटोसिस जहाँ डिवीजन होगा वो क्या करेंगे, जैसे कि आपका स्किन कट गया तो स्किन भर जाता है ना, देखते हो वुंड भर जाता है, तो ये इसी की होता है। सोमेटिक सेल होते हैं। सोमेटिक सेल वो होते हैं जो माइटोसिस डिवीजन करते हैं, या कहें कि सोमेटिक सेल वो हैं जो अपने जो 2n है क्रोमोसोम, उसमें परिवर्तन नहीं करते हैं, 2n ही रहता है, ठीक है ना। और दूसरा क्या है, एम्ब्रियो स्टेम सेल बोला जाता है, एम्ब्रियो से निकाला जाता है। ये प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल होते हैं। क्योंकि एम्ब्रियो एक ऐसा है जिसको हम कहे जाए, एम्ब्रियो से 3 डर्म होता है, एक इंडोडर्मिस, एक मेसोडर्मिस और एक होता है एक्टोडर्मिस। और इन डर्मिसों से पूरा सिस्टम हमारा बॉडी ऑर्गेनिज्म बनता है। तो इसके अंदर इतनी पोटेंशियल होता है, ये सेल हो जाएगा ना तो कोई भी ऑर्गन, कोई भी प्लूरिपोटेंट किया जा सकता है। तो आजकल भ्रूणीय स्टेम सेल की ज्यादा डिमांड है रेदर देन सोमेटिक सेल का ना, तो ये ध्यान रखना। और ये इसके पास प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल होती हैं, ये प्लूरिपोटेंट होती हैं। प्लूरिपोटेंट का मतलब, और मल्टीपोटेंट और यूनिपोटेंट होता है। मतलब देखो प्लूरी का मतलब कि बहुत सारे काम करते हैं। जैसे हमने कहा ना कि एम्ब्रियो जब बनता है तो पूरा ऑर्गेनिज्म बनाने की कैपेसिटी ये सेल में रहता है। जो छोटा सा बच्चा, मतलब फर्टिलाइजेशन हुआ उसके बाद एम्ब्रियो बना, तो उसी से तो पूरा बच्चा डेवलप होता है। तो एक प्लूरिपोटेंट का काम करता है। यूनिपोटेंट का मतलब कि एक सेल जैसा वन ऑर्गन लाइक स्ट्रक्चर बन सकता है, ठीक है ना। प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल को प्रयोगशाला में भी बनाया जा रहा है। प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल को कहाँ बनाया जा रहा है, प्रयोगशाला में भी बनाया जा रहा है। और उत्पाद इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट सेल कहा जाता है इनको, इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल बोला जाता है, ठीक ना। अब आते हैं स्टेम सेल का यूटिलिटी क्या, यूज क्या है, उपयोग क्या है। तो रिसर्च में कर सकते हैं।
ये कर सकते हैं कि सजीव जो लिविंग थिंग है वो कैसे काम करती है, सजीव कैसे काम करते हैं उनके बारे में जानकारी होना, बीमारी के दौरान अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं में क्या होता है इसके बारे में जानकारी करना, ये रिसर्च में हो सकता है। दूसरा, जैविक चिकित्सा में उपयोग किया जा सकता है, जैसे रोग की मॉडलिंग करने के लिए, टिश्यू का निर्माण करने के लिए, दवा का विकास करने के लिए, जो भी टॉक्सिन होता है उनके परीक्षण करने के लिए, और फिर पुनर्योजी चिकित्सा में यूज किया जा सकता है, मतलब कि जो नष्ट हो चुके हैं, क्षतिग्रस्त हो चुके हैं सेल, उनको सही किया जा सकता है, जैसे कि ऑटो इम्यून में किया जा सकता है, हृदय रोग में किया जा सकता है, आर्थोपेडिक में किया जा सकता है, नर्व डिजनरेशन में किया जा सकता है, पार्किंसन डिजीज में किया जा सकता है, एटीसी में किया जा सकता है ना। स्टीम कोशिका प्रौद्योगिकी से जुड़ी चुनौतियां क्या हैं? तो चुनौती है कि रोगी की सुरक्षा, मतलब मैंने देखा था कि जो पैरालिसिस में दिया गया था बहुत लोगों को, और पैरालिसिस में काम तो किया लेकिन उसकी सक्सेस रेट 10% के करीब था, 10% के करीब सक्सेस था, मतलब 100 पेशेंट को किया था तो सिर्फ रिकवरी 10% में दिखा था पैरालिसिस में। तो हम कहीं ना कहीं देखेंगे कि भाई ये चिंता की बात है, कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी हमारा डेवलप हो रहा है। दूसरी बात है कि होस्ट की जो होस्ट होता है, जिसमें अगर वो फॉरेन पार्टिकल की तरह ले लिया, स्टेम सेल को फॉरेन पार्टिकल के लिए तरह ले लिया, तो वो उसको क्या कर देगा, रिपेल करेगा, एंटीबॉडी बना देगा और फिर खतरा हो जाएगा ना। इम्यूनोजेनिक रिजेक्शन जिसको बोलते हैं, अस्वीकृत कर लेगा होस्ट सेल अगर ऐसा होता है तो। नैतिक मुद्दे हैं, जैसे भ्रूण स्टेम कोशिका को इकट्ठा करना, ये बात को बोला जाता है कि भगवान ने इस चीज को, एम्ब्रियो को बनाने के लिए भगवान के स्वरूप माना जाता है, भगवान ने बनाया है, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। तो नैतिक मुद्दा भी है। सीमित प्रौद्योगिकी है, जैसे हमने बताया कि 10% तक सक्सेस हो पा रहे हैं। अन्य चिंताएं में जीन एडिटिंग से संबंधित चुनौतियां हैं, स्टेम सेल ट्यूमरिजेनिसिटी का खतरा है, संदूषण का जोखिम हो सकता है, जीनोमिक परिवर्तन आदि शामिल हो सकता है, जीनोम में भी परिवर्तन हो सकता है, म्यूटेशन भी हो सकता है, ट्यूमर बन सकता है। तो भारत में स्थिति कैसी है स्टेम सेल की देखा जाए तो ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अनुसार स्टेम कोशिका और उनके जो व्युत्पन्न औषधि ड्रग हैं उनको परिभाषा के अंदर, तो स्टेम सेल का रेगुलेशन किसके थ्रू किया जाता है? ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत किया जाता है, ठीक है ना। और इस पे डायग्नोस्टिक या क्लिनिकल अप्लाइड के उपयोग किए जाने पे क्या किया जाता है? अनुसंधानात्मक नई औषधि या जो अनुसंधानात्मक नई इकाई है, कोई चीज नई औषधि बनाया गया स्टेम सेल से या कोई नई इकाई है, उसके रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो स्टेम सेल को हम नई औषधि के रूप में देखते हैं, न्यू ड्रग के बारे में देखते हैं, न्यू इम्यूनिटी एंटिटी के रूप में देखते हैं, एंटिटी के रूप में देखते हैं, मतलब नई इकाई के रूप में देखते हैं। फिर राष्ट्रीय स्टेम सेल अनुसंधान दिशा निर्देश आया था 2017 में। ये दिशा निर्देश दिया था कि रक्त संबंधी विकार जैसे रक्त कैंसर है, थैलेसीमिया है, केवल अस्थि मज्जा और हिमेटोपोएटिक, जो अस्थि मज्जा बताया था ना बोन मैरो से निकाल के, वही अनुमानित किया था कि भाई आप वो कर सकते हो, रक्त कैंसर को क्योर कर सकते हो, और इस पे दिया था दिशा निर्देश भी दिया था। जो स्टेम सेल थेरेपी है वो चिकित्सा उपलब्ध कराने वाले कुछ ही हॉस्पिटल हैं, जैसे एम्स है, यहाँ पे टाटा मेमोरियल है मुंबई वाला, कुछ ऐसे जैसे कि चंडीगढ़ पीजीआई है, लखनऊ पीजीआई है, यहाँ भी होते हैं। अब जीनोम सीक्वेंसिंग एक नया टॉपिक आया है। जीनोम सीक्वेंसिंग होता है क्या? तो अभी जो 2022 में न्यूज में क्यों था कि एक प्रकाशित जो शोध हुआ था, रिसर्च पब्लिकेशन हुआ था, उस पब्लिकेशन में ये बोला गया था कि एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने पहली बार मानव जीनोम की अनुक्रमण कार्य को पूरा कर लिया है। मतलब एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने पहली बार मानव के पूरा जीनोम का अनुक्रमण कर लिया। तो जीनोम अनुक्रमण के बारे में जाने क्या है? तो जीनोम अनुक्रमण किसी व्यक्ति के भीतर स्थित बेस पेयर से सही क्रम में आकलन से संबंधित करता है। जैसे हम बताएं क्या कि मान लो होता क्या है, जरा सा बात करते हैं कि ये क्रोमोसोम है, मतलब थोड़ा सा डिटेल में चल रहे हैं। ये क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम बनता है बहुत सारे फाइबर से, तो थोड़े थोड़े फाइबर इससे निकाल दें, इसको खोलेंगे तो ऐसे थ्रेड लाइक फाइबर, इस थ्रेड लाइक फाइबर को भी खोलेंगे तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर मिलेगा, और ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा, डबल हेलिक्स डीएनए होगा, जिसको डीएनए बोला जाता है। और इस डीएनए में भी, ये डीएनए भी किससे बना होता है? ये डीएनए भी किससे बना होता है? न्यूक्लियोटाइड से, न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। और ये न्यूक्लियोटाइड किससे बना होता है? तो न्यूक्लियोसाइड और प्लस फास्फोरिक एसिड से बना होता है। और ये न्यूक्लियोसाइड किसका बना होता है? तो ये
शुगर, पेंटोज शुगर और प्लस बेस का बना होता है, पेंटोज शुगर और बेस का बना होता है। तो हर एक में बेस होता है, तो उसी बेस की बात करा जा रहा है कि जैसे ये डीएनए है, तो डीएनए पे बेस होते हैं। जैसे पढ़ा होगा, कभी आप लोग पढ़े होंगे कि यहाँ ए है तो इसके विपरीत में टी होगा, यहाँ पे जी है तो यहाँ पे सी होगा। तो ऐसे बेस पेयर होते हैं। तो बेस का सीक्वेंस करना डीएनए में, ह्यूमन डीएनए में पूरे जितने क्रोमोसोम हैं उनका सीक्वेंस पता करना कि ए कहाँ पे है, सी, ए के बाद सी आया, सी के बाद जी आया, ए आया, फिर से ए आया, टी आया, टी आया। तो पूरा सीक्वेंस को पता करना ही जीनोम सीक्वेंस है। मतलब कि किसी ऑर्गेनिज्म का पूरे बेसिस का सीक्वेंस पता करना ही जीनोम सीक्वेंस कहलाता है। मतलब कि व्यक्ति के भीतर स्थित बेस पेयर, जो बेस पेयर है, जो ए जी सी टी, ये क्या है, बेस पेयर है। तो सही क्रम में आकलन संदर्भित करता है। एक जीनोम किसी जीवधारी के डीएनए का संपूर्ण समुच्चय होता है। तो बताया ना कि एक जीनोम किसी जीवधारी डीएनए का संपूर्ण समुच्चय होता है। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है, उसके डीएनए का क्या क्या सीक्वेंस है, वो पूरे डीएनए की जानकारी लेना ही क्या होता है, जीनोम होता है। इसमें सभी गुणसूत्र शामिल होते हैं, जितने क्रोमोसोम हैं उस ऑर्गेनिज्म के सभी शामिल होंगे। मानव जीनोम के लगभग 3 बिलियन क्या है, बेसेस हैं, बेस युग्म है 3 बिलियन है। और 3 बिलियन को निकालना बड़ी बात है। और इससे बहुत सारी चीजों को पता चलेगा जो मानव शरीर के निर्माण और उसके रख रखाव संबंधी निर्देशों को निर्मुक्त करते हैं। ये 3 बिलियन डॉलर ही डॉलर करें बेसी, आपके नाक का रंग कैसा होगा, आपका हेयर कैसा होगा, आपका स्किन का कलर कैसा होगा, आप मोटे हो गए, पतले हो गए, लंबे हो गए, छोटे हो गए, सब डिसाइड करता है। और ये पता चल जाएगा ना, तो अगर सीक्वेंस पता चल गया कि ये सीक्वेंस होता है, हर एक रेस में अलग अलग होगा, तो हर एक रेस का अगर पता चल गया ना, तो फिर बहुत बड़ा काम होगा। कोई भी बीमारी का इलाज किया जा सकता है, बहुत सारी चीजें किया जा सकता है। तो जीनोम सीक्वेंसिंग मदद क्या कर सकती है, तो देखो दुर्लभ बीमारी के जीनोम कारणों का पता लग सकता है कि भैया इसके जगह ए था, होना चाहिए था, आ गया जी, तो पता चल गया कि इसी की वजह से ये बीमारी हुआ ना। तो जीनोमिक कारणों का पहचान करना, ठीक है। जनसंख्या, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो हम जब पढ़ाएंगे ना, तो वहाँ याद दिलाना, आप लोग देखोगे प्री में पढ़ाएंगे तो प्री में डिटेल में इस चीज़ को कवर करेंगे कंसेप्ट बनाने के लिए। तो प्री की चीज़ें वहाँ पे कवर कर लेंगे, याद दिला देना। जनसंख्या के स्तर पे जो भी जेनेटिक डिजीज हैं उनकी प्रवृत्तियों को प्रकट करने की पता चल जाएगा कि जो भी कैसे स्किन होता है, हाइट बढ़ता है, छोटे क्यों हो जाते हैं, चौड़े क्यों हो जाते हैं, वो सारे चीज पता चलेगा। जो भी म्यूटेशन होते हैं, उत्परिवर्तन होते हैं, उनकी पहचान किया जा सकता है, जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है, उस म्यूटेशन को पता कर सकते हैं। वायरस के प्रसार विकास के समझ बेहतर होगा कि वायरस के प्रसार में कैसे हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, तो उसको भी उस लेवल पे देखा जा सकता है, ठीक है ना, जीनोम सीक्वेंसिंग के लेवल में। लेकिन चुनौतियां क्या है, चुनौतियां हैं भाई, पहली बात तो 3 बिलियन बेसेस को आपको सीक्वेंस में लगाना एक चुनौती। तकनीकी समस्याएं आ सकती हैं, सॉफ्टवेयर विश्लेषण, 3 बिलियन बेसिस का सॉफ्टवेयर कैसे होगा, उसको ऑटोमेशन रणनीति कैसे होगा, डेटा भंडार कहाँ करेंगे, ये है। फिर इसमें बहुत लागत आती है, लोगों का मानवीय संसाधन यूज होता है, वो लागत चुनौती है। कानूनी समस्या है, डेटा गोपनीयता विधेयक है, अगर मान लो ये इसका मिसयूज भी किया जा सकता है, मतलब इसका दुरुपयोग किया जा सकता है जीनोम अनुक्रमण को ना। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए आरंभ किए गए विभिन्न पहले एक इंडिजन कार्यक्रम चलाया गया। इंडिजन मतलब अपने देश के लिए। भारत के विविध जो भी निर्जाति हैं, जो भी इथनिक क्या है, इथनिक समूह है, कम्युनिटी हैं, उनके प्रतिनिधित्व करने वाले लगभग 1000, तो विभिन्न निर्जातीय समूह रेसेस को या इथनिसिटी को 1000 व्यक्तियों को संपूर्ण जीनोम की सीक्वेंसिंग करना। तो इंडिजन कार्यक्रम चलाया गया था। इंडिजन कार्यक्रम इंपॉर्टेंट है, हमेशा ध्यान रखना। इंडिजन कार्यक्रम चलाया गया था, मतलब इसमें 1000 व्यक्तियों का अभी चल ही रहा है, 1000 व्यक्तियों का क्या किया जाएगा, जीनोम सीक्वेंसिंग किया जाएगा, जो कि भारत के हैं और विविध निर्जातीय समूह होंगे। एक वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा वित्त पोषित है। तो किसके द्वारा वित्त पोषित है, वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान द्वारा। एक जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट चला था। इसके तहत रेफरेंस जीनोम का निर्माण करने के लिए भारत के नागरिकों से 10,000 आनुवंशिक नमूने एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया था। कितने, 10,000 आनुवंशिक नमूने एकत्रित किया जाएगा। ये जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट था। इसका क्रियान्वयन कौन कर रहा था, तो जैव प्रौद्योगिकी विभाग कर रहा था। एक मानव जीनोम प्रोजेक्ट चला था। ये संपूर्ण मानव
जीनोम को डीएनए अनुक्रम को निर्धारित करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान था, यूएस में था, और 1990 में आरंभ हुआ और 2003 में इसको पूरा भी कर लिया गया जीनोम प्रोजेक्ट, ठीक है ना। अब देखो कुछ बातें करते हैं कि क्रिस्पर का बारे में या cas9 के बारे में पूछा जाता है। ये डीएनए एडिटिंग तकनीकी है, कई बार प्री में पूछा जा चुका है। क्रिस्पर या cas9 क्या है? डीएनए एडिटिंग टेक्नोलॉजी है। इसमें फाइंड एंड रिप्लेस फंक्शन एवं जैविक संस्करण की तरह काम करती है। ये तकनीकी कैसे काम करती है कि मान लो कि ये क्रोमोसोम है, न्यूक्लियस में क्या होता है? क्रोमोसोम होता है, और इसमें हमारा क्या है? गाइडेड मॉलिक्यूल है, विशेष रूप से तैयार किया गया डीएनए स्ट्रैंड को ढूंढता है। ये जो क्रिस्पर 9 या cas9 है वो क्या करेगा? जो विशेष तरह के अणु होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, उनको ढूंढेगा, और जहां पे लक्षित होगा कि वो मॉलिक्यूल मिल गया तो उसको काट देगा। वो क्या करेगा? वो स्ट्रैंड को काटता है। कौन? क्रिस्पर 9, ठीक है। और दोषपूर्ण डीएनए स्ट्रैंड को स्वस्थ प्रतिकूल में बदल दिया जाता है। तो काटा, अब काट के उसको क्या किया जाएगा? जो स्वस्थ वाले डीएनए होंगे उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा। मतलब सीधी बात है कि ये समझो कि ये पोर्शन हमारा क्या था? ये पोर्शन डिजीज वाला था, तो हम cas9 को लेके यहाँ से कटेंगे दोनों पे, और इसको काट के कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, और इस पे नए वाले जो डिजीज फ्री वाला जीन होगा ऐड कर देंगे। ये cas9 का है, डीएनए एडिटिंग में किया जाता है, और बहुत तरह के यूज हो सकते हैं cas9 का, ठीक है ना। इस पे डीकेडी करना है। जेनेटिकली मॉडिफाइड या जीएमओ की बात करें, क्रॉप का बोल सकते हैं, या ऑर्गेनिज्म की बात करें। देखो अभी क्या हुआ, क्यों न्यूज में रहा? तो जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने जीनोम संपादित पौधों के जैव सुरक्षा मूल्यांकन संबंधी दिशा निर्देश 2022 में जारी किया है। आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों से जुड़े अनुसंधान संबंधी मानदंडों को ढील दी गई है। तो जो भी संशोधन था जेनेटिकली मॉडिफाइड में, इसमें अनुसंधान संबंधी जो स्टैंडर्ड थे उसमें रिलैक्स किया गया। तो जीनोम संपादित पौधे सुरक्षा मूल्यांकन संबंधी दिशा निर्देश 2022 क्या दिया गया है, इसके बारे में देख लें। तो वर्तमान में भारत में आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों या कोशिकाओं को संकट, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड जानते हो कि नहीं? इसमें आगे दिया है कि नहीं, ये नहीं तो बता के चलें फिर। ठीक है, इसके बारे में बता देना ही। जीएम फसलें और प्रौद्योगिकी इसमें दिया तो है, इसको पहले रखना चाहिए था, बट एक जान लो थोड़ा थोड़ा ऐसा एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो कि ये टमाटर है ना, एक टमाटर है, और टमाटर क्या होता है? वो बड़ी जल्दी सड़ता है ना, और ऊपर की जो खोइया होता है उसको हम क्या कर दें? हार्ड कर दें, और वो सड़े बहुत देर में। तो हम ऐसा करेंगे कि जो मेम्ब्रेन बनाने वाला जीन है उसको प्रतिस्थापित कर दें या उसको करेक्ट कर दें। किससे कर दें? तो मोटे चमड़ी वाला जो इसका टमाटर पे जो लाल वाला परत दिखता है वो मोटे चमड़ी वाला कर दिया। तो वो क्या किया जाएगा? काट के, सपोज करो कि डीएनए है और डीएनए में ये पतला वाला था, ये पोर्शन को काट के और यहाँ पे मोटा वाला जो था ना वो लगा दिया जाएगा। तो इसको कैसा हो जाएगा? जेनेटिकली मॉडिफाइड होगा। काटेंगे छाटेंगे कैसे, उसको दिखाएंगे। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, ये फ्रूट भी हो सकता है, क्रॉप भी हो सकता है। ऐसे ही जैसे कि मान लो कि हमें क्रॉप में बनाना क्या है? ड्रॉट क्रॉप ऐसा हो कि ड्रॉट या सूखा रोधी हो। तो हम देखेंगे कि जो जीन ड्रॉट को कंट्रोल करता है, मतलब ड्रॉट में सूखने नहीं देता है, उस जीन को जो ड्रॉट मतलब कि सूखे में जो जीन क्या करता है? काम करेगा और सुखा देगा पौधे को। तो उसको हटा के उस जीन को ऐसा लगाएंगे कि वो पौधे को सुखाए नहीं, वो उसको बर्दाश्त कर जाए, उस जीन को हटा देंगे ना। तो वो कैसा हो जाएगा? ड्रॉट रेजिस्टेंट हो जाएगा। तो क्रॉप भी हो सकता है। तो देखो अभी दिशा निर्देश क्या दिया गया है कि भारत में आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव भी हो सकता है, कोशिका भी हो सकता है, संकटजनक सूक्ष्म जीव हो सकते हैं, उनके उत्पाद भी हो सकते हैं। सभी गतिविधियों को खतरनाक सूक्ष्म जीव, आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव या कोशिकाओं के विनिर्माण, उपयोग, आयात निर्यात, भंडारण नियम 1989 के तहत विनियमित किया जाता है। मतलब कि सीधी बात है कि ये जो भी जीनोम से संबंधित है वो कार्यक्रम को इस नियम के तहत, अब इतना पूरा लंबा नियम के तहत क्या किया जाता है? रेगुलेट किया जाता है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने भारत में जीनोम एडिटिंग प्रौद्योगिकी के विकास और संधारणीय उपयोग के लिए दिशा निर्देश जारी किया। तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने जो जीन एडिटिंग है, जीनोम एडिटिंग है, उसके लिए दिशा निर्देश जारी किया। इसमें जैव सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा चिंताओं को भी शामिल किया गया है। तो वो दिशा निर्देश के साथ साथ जैव सुरक्षा बनाए रखना, पर्यावरण सुरक्षा बनाए रखा ना, इन चिंताओं को भी शामिल किया गया। मतलब कि कोई इसके
गलत इफेक्ट न डालें। जीनोम एडिटिंग का कार्य करते समय अपनाए जाने वाले जो रेगुलेटरी उपाय हैं उनका भी वर्णन किया गया है कि आप जीनोम एडिटिंग कर रहे हैं तो इसमें कौन कौन से रेगुलेटरी हैं होंगे वो होगा। इस दिशा निर्देश में उन शोधकर्ताओं को कुछ छूट प्रदान की गई है जो पौधे जीनोम का संशोधित करने के लिए आनुवांशिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति, ये ध्यान रखना जीएक, यही हमेशा जो ये होता है ना आनुवांशिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन, जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी बोला जाता है, ये हमेशा यही क्या करता है, मूल्यांकन करता है। जीएमओ फूड हो, जीएमओ क्रॉप हो, उन्हीं के अनुमोदन प्राप्त करने के बाद जीन एडिटिंग तकनीकी का उपयोग करते हैं। तो यही अनुमोदन देगा कि हाँ आप जीन एडिटिंग कर सकते हो। तो आपको जीन एडिटिंग करना है तो जीएस से आपको क्या करना होगा, अनुमोदन लेना होगा। जीएम फसलों की नीतिगत ढांचा देखा जाए तो 1989 में जीएम जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है उनके उत्पादों को प्रबंधन की प्रक्रिया को अभिशासित करने वाले नियमों को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया। तो जो जीएमओ हैं उनको किस के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है अभिशासित करने के लिए, तो 1986 इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत किया गया है। इससे संबंधित दिशा निर्देशों के बाद भी जारी किया जा सकता है, बाद में भी जारी किया सकता है, ये प्री के क्वेश्चन बन सकता है। इन विनियमों के कार्यान्वयन के लिए पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, बायोटेक्नोलॉजी विभाग उत्तरदायी है। जो नीतिगत ढांचा है हमने जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी बताया था, यही जीएम फसलों की व्यावसायिक कृषि के साथ साथ जीएम घटकों से बने प्रसंस्कृत पदार्थों का विनिर्माण, आयात, बिक्री को स्वीकृति देने के लिए अधिदेशित है। मतलब यही स्वीकृति देगी तभी आप क्या फूड प्रोसेसिंग में यूज कर सकते हो, मैन्युफैक्चर कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो, बिक्री कर सकते हो, एटीसी कर सकते हो। जीएम खाद्य पदार्थ को आयात करने के लिए दो कानून, एक तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और दूसरा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। तो आयात करना होगा तो ये दोनों हैं, एक तो ईपीए एक्ट 1986 के तहत और दूसरा खाद्य सुरक्षा फसाई के 2006 के अनुमोदन की आवश्यकता होती है, तभी वो आप आयात कर सकते हो। एक है कोडेक्स एलिमेंट कमीशन, ये भी प्री में पूछा गया था कि कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन है क्या। तो ये विश्व खाद्यान्न संगठन और विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक संयुक्त अंतर सरकारी निकाय है। यह कोडेक्स एलिमेंटेरियस अर्थात अंतर्राष्ट्रीय खाद्य संहिता का गठन करने वाले मानकों, प्रथागत संहिताओं, दिशा निर्देशों और अनुशंसाओं प्रावधानों को विकसित करने के लिए। तो जो भी हमारा जीएम होता है ना, जीएम से रिलेटेड वो या कोई भी खाद्य से रिलेटेड, जैसे सुनते हो ना कि कोई कच्चा या उगने वाला आप अमेरिका में लेके जाओगे तो एयरपोर्ट पे ही रोक लेंगे, तो वो कोडेक्स एलिमेंट्री कमीशन के मानक ने डिसाइड किया है इस चीज को। तो कोई भी खाद्य से रिलेटेड अगर कुछ भी होता है तो ये दोनों ध्यान रखना, खाद्य संगठन विश्व FAO और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अंतर काम करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य संहिता का गठन करना, उनके मानक, प्रथागत संहिता, दिशा निर्देश, अनुशंसाओं का विकसित करना है। आप मेहंदी लेके अमेरिका में नहीं जा सकते, मेहंदी की पत्ती वो एयरपोर्ट भी जब्त कर ले, तो वो कोडेक्स एलिमेंट्री कमीशन के द्वारा, कोडेक्स द्वारा 2003 में जीएम खाद्य पदार्थों के संबंध में मानव स्वास्थ्य जोखिम विश्लेषण के सिद्धांत को विकसित किया था। तो कोडेक्स के द्वारा ये किया गया था, ये अंतर्राष्ट्रीय पहल है। इस कदम के महत्व क्या होंगे जो हमने छूट दिया है दिशा निर्देश में? तो भारत में विनियामक ढांचे अन्य बड़े खाद्य उत्पादक देशों के साथ संरेखित करने में सहायक होंगे। उत्पादों के विकास, व्यवसायीकरण को प्रोत्साहित करने में, किसानों की आय बढ़ाने में सहायक होगा। तीव्र प्रजनक प्रक्रिया के माध्यम से फसलों की जो आनुवंशिक विकास को गति बनने में सहायक होगा, क्योंकि उसको ईज कर दिया गया है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें होंगी। अब जीएम फसलें और प्रौद्योगिकी के बारे में बात करते हैं। तो जीएम फसलें और प्रौद्योगिकी के बारे में देखा जाए तो जीएम टेक्निकी वास्तव में जो वांछित विशेषताएं हैं उसको हासिल करने के लिए यूज किया जाता है। वो जीव में हो सकता है, क्रॉप में भी हो सकता है, मतलब एनिमल और दोनों में किया जा सकता है, ठीक है। पौधे और जीवाणु और जानवर आदि भी शामिल हैं, इसमें कुछ भी हो सकता है। जीनोम एडिटिंग के अंतर्गत कई प्रणालियां शामिल होते हैं, जैसे क्लस्टर्ड रेगुलेटरी इंटरपेस्ड शॉर्ट पैंड्रेमिक रिसेप्ट, जिसको क्रिस्पर बोला जाता है। तो क्रिस्पर ये डिटेल के लिए फुल फॉर्म क्या होता है उसका समझ लेंगे। संबद्ध प्रोटीन 9, Cas9, होमिंग एंडोन्यूक्लियस, मेगा इंक्यूलेज,
और साइड डायरेक्ट न्यूक्लियस आदि हैं, जिसको क्या किया जाता है कि जो कटिंग के लिए बोला ना कि ये डीएनए है, हमको ये पोर्शन काट के निकालना है, तो वो काटने के लिए ये इन्हीं जीन एडिटिंग के लिए चाहिए। गैर ट्रांसजेनिक, ट्रांसजेनिक क्या होते हैं कि मान लो कि ये ऐसा पौधा है कुछ ऐसा टाइप का, और दूसरा ऐसा पौधा है, दोनों अलग अलग स्पेसीज के हैं, तो इनका कैरेक्टर इसमें इन्वॉल्व कर दिया जाए या इसमें कर दिया जाए तो इसको बोला जाएगा ट्रांसजेनिक, ठीक है ना। और गैर ट्रांसजेनिक का मतलब कि सेम पौधे में हो। तो जीन एडिटिंग के तहत पौधे अपने जीन के में प्रत्यक्ष परिवर्तन के लिए जीन एडिटिंग उपकरण का उपयोग किया जाता है, मतलब अपने जीन में प्रत्यक्ष परिवर्तन होता है, किसमें, गैर ट्रांसजेनिक में, ठीक है। और इसमें कोई बाय डीएनए सम्मिलित नहीं होता है, कोई बाहर से नहीं लिया जाता है, लेकिन इसमें अगर ट्रांसजेनिक में होगा तो बाहर से लिया जाएगा। जैसे बीटी कपास है, बीटी कपास हमारा ट्रांसजेनिक क्रॉप है, क्यों, क्योंकि बीटी जो बैसिलस थ्रूजेनेसिस है बैक्टीरिया, उसका हमने क्या लिया है, इसमें जीन लेके और कॉटन में या कपास में डाला है, तो उसको बीटी कॉटन बन गया है, तो ट्रांसजेनिक है। 2002 में व्यावसायिक खेती के लिए स्वीकृत एकमात्र जीएम फसल है। 2002 में बीटी कॉटन को क्या किया गया था, स्वीकृत किया गया था। तो समझ लो कि हम कुछ भी बना सकते हैं, इससे ट्रांसजेनिक भी बना सकते हैं और नॉन ट्रांसजेनिक भी बना सकते हैं, ठीक ना। जीएम खाद्य फसलों के लाभ क्या होंगे, तो जैसे चरम स्थिति है, चरम स्थिति क्या, सूखा, बाढ़, ठीक है, बाढ़, इन सब में वो क्या होंगे, स्ट्रेस, ऐसे स्ट्रेस को झेल पाएंगे, ठीक है ना। कठोर जलवायु परिस्थिति जैसे उच्च ताप, निम्न ताप, सूखा, लवणता में अत्यधिक सहनशील हो जाएंगे, ठीक है। फसल को बेहतर सुरक्षा, जीएम फसलों के उत्पादन में जो रोगों के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता बना सकते हैं। जैसे बीटी कॉटन में क्या हो रहा था, कीड़े बहुत खा रहे थे, तो वो उसको प्रतिरोध बना दिया गया, कीड़े भाग जाएं। शाकनाशी हर्बिसाइड के रूप में यूज किया जा सकता है। पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा दिया जा सकता है, जैसे जुताई रहित कृषि पद्धति हो सकता है। कीटनाशकों के और शाकनाशियों का कम उपयोग होगा, क्यों, क्योंकि कीटनाशक अगर ज्यादा यूज करेंगे तो वो फूड चेन में घुस जाएंगे, वो ह्यूमन को हार्म करेंगे, बायोडाइवर्सिटी क्या करेंगे, कम करेंगे। जुताई रहित हम कृषि कर सकते हैं, ऐसा जीएम खाद्य फसलों का लाभ हो सकता है। बेहतर कृषि उपज इनपुट के रूप में अल्प श्रम कम लागत के बावजूद बेहतर कृषि उपज होगा, मतलब बहुत कम श्रम करना पड़ेगा, कम लागत लगाना होगा और उसके बाद उत्पादन भी चकाचक मिले, तो समझो कि जीएम खाद्य फसल आ गया, ठीक है ना। जीएम फसलों की चुनौतियां क्या हैं, तो मानव और पशु स्वास्थ्य से संबंधित जैव सुरक्षा। क्या होता है ना कि अगर हम करते हैं ना, जीन का ट्रांसफर करेंगे ना, तो जीन दूसरे का अगर जीन लगाते हैं तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो सकता है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में दो चीजें आता है, एक एनाबॉलिक होता है, एनाबॉलिक, और एक होता है कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक होता है क्या, टू मेड अप, जैसे शरीर बनना है, ग्रोथ करना है तो एनाबॉलिक होगा। कैटाबॉलिक शरीर का, आप वेट लॉस कर रहे हो तो कैटाबॉलिक को बढ़ावा दोगे, ठीक है ना। तो मेटाबॉलिक सिस्टम खराब कर देता है, बदलाव कर देता है, तो इसमें मानव पशु स्वास्थ्य संबंधित क्या खतरा हो जाएगा। कभी कभी ये जीएम फसल एलर्जी जैसे जोखिम को क्या कर देते हैं, बढ़ावा देते हैं, ठीक है ना। कभी ऐसा भी डर लगता है कि मान लो कि हम खा लिए और वो बैक्टीरिया का कोई जीन था और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बना दे, ऐसा भी हो सकता है। पर्यावरण संबंधित चिंताएं हैं इसको लेके कि कृत्रिम रूप से निर्मित किया गया है, और कृत्रिम रूप से निर्मित करेंगे तो जो वाइल्ड हमारा रिसर्च के लिए चाहिए वो वाइल्ड प्रजाति क्या हो जाएगी, नष्ट हो सकती है ना। इसकी वजह से वाइल्ड प्रजाति है वो नष्ट हो सकती है। जीएम तकनीकी में जीन एक फसल से दूसरी फसल में स्थानांतरित हो सकता है, जिससे सुपर वीट का निर्माण हो सकता है, और ऐसे हो सकते हैं कि ये बहुत सारे प्रतिरोधी के रूप में काम करें, तो फिर हो गया कल्याण, फसलें बर्बाद होने लगेंगी। देखना मतलब कि सुपर वीट का मतलब क्या है कि कोई ऐसा हो कि सिंचाई के लिए पानी खूब सूख रहा हो ना, मान लो एग्जांपल दे रहे हैं कि पानी सूख रहा है, एक पौधा, एक पानी नहीं सूख रहा है, लेकिन ये हाइब्रिड बन गया, पॉलिनेशन हो गया, क्रॉस पॉलिनेशन हो गया, और पॉलिनेशन के द्वारा एक अलग प्रजाति आया जो पानी खूब मांगता है, तो पानी का दोहन होगा ना। वैसे अन्य प्रकार के देख सकते हैं। आर्थिक चिंताएं क्या है, फसलों की पैदावार मानक के अनुरूप नहीं हो रही है, बीटी कॉटन के मामले में यही देखा गया है। फिर क्या है, इससे जुड़े हुए जो व्यवसायी हैं, व्यवसाय से जुड़ा हुआ उनका एक मोनोपोली है, अच्छा इसमें दिया होगा। पारिस्थितिकी संबंधी मुद्दे आ सकते हैं, जैसे जैव विविधता का ह्रास हो सकता है, कुछ पौधे की प्रजातियों क्या हो सकती है, नष्ट हो सकती है या संदूषित हो सकती है। नैतिक सरोकार है, कारपोरेट समूह
अनियंत्रित प्रभुत्व और प्रौद्योगिकी के अस्वाभाविक उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। जो कारपोरेट होगा, पैसा जगत का होगा, वही डिसाइड करेंगे कि आपको फसल देंगे कि नहीं देंगे, जैसा बीटी कॉटन में हो रहा है ना। बीटी कॉटन में अगर आपको लेना है तो पैसा खर्च करना पड़ेगा और उसमें एकाधिकार है कारपोरेट का। तो ये एक हमारी चिंताएं हैं। जीएम फसल से संबंधित अनुसंधान और विकास क्या क्या हुए हैं ये जान लो, ये जानने वाली चीज है। चावल के क्षेत्र में बायो फर्टिफिकेशन किया जा रहा है, चावल का सूखा रोधी चावल बनाया जा रहा है, जो सूखा में भी उगाया जा सकता है, लवणता में भी उगाया जा सकता है, दुर्गो वायरस से लड़ा जा सकता है, गालगो एंड बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के प्रतिरोधक क्षमता विकसित किया गया है। गेहूं में अनुसंधान और विकास क्या हो रहा है, तो गुणवत्ता संबंधी लक्षणों में सुधार किया जा रहा है। गर्मी को सहने की क्षमता बायो फोर्टिफिकेशन इत्यादि में क्या किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। इसका करनाल बंट जो डिजीज होता है, पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज होता है, उसके प्रतिरोधक के रूप में यूज अभी चल रहा है रिसर्च। कपास में मजबूत फाइबर बनाने के लिए, जिन स्टैकिंग वाला बीटी कॉटन बनाने में, मक्का में गुणवत्तापूर्ण प्रोटीन द्वारा बायोफोर्टिफिकेशन किया जा रहा है। बैगन में फल और प्ररोवेदक मतलब सूट बोरर के प्रति प्रतिरोधक क्षमता, क्योंकि कीड़े खराब कर देते हैं। सरसों में क्या हो रहा है, तो बीज बेहतर, जो बीज ऐसे बनाए जा रहे हैं जो उपज क्षमता ज्यादा दें, तेल अधिक मात्रा में निकले, ग्लाइकोसाइनोलेट की मात्रा जो नुकसान करता है ग्लाइकोसाइनोलेट उसकी मात्रा कम हो, एफिड प्रतिरोध हो कि नुकसान सरसों का ना हो। तो इस पे काम चल रहा है। सोयाबीन में क्या, येलो मोजेक वायरस से प्रतिरोध पैदा किया जा रहा है, क्योंकि सोयाबीन येलो मोजेक वायरस से ज्यादा ग्रसित है। चना में फली छेदक मतलब पॉट बोरर के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बनाया जा रहा है, क्योंकि इस चना को खराब कर दे रहे हैं। सोरघम या ज्वार जिसको बोला जाता है, सूट फ्लाई के प्रति प्रतिरोधक क्षमता इसमें विकसित किया जा रहा है। मूंगफली में टीबीएस वायरस के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित किया जा रहा है। तो ये सारे काम चल रहे हैं, ठीक है ना। अब जरा सा बात करते हैं, इस विधेयक का प्रमुख प्रावधान क्या है। नहीं, डीएनए विधेयक होगा ना, हाँ वही तो। डीएनए प्रौद्योगिकी विनियमन विधेयक 2019 पास किया गया। आल्दो बहुत पुराना हो गया, लेकिन हो सकता है पूछ लिया जाए तो डीएनए है टेक्नोलॉजी, तो ये डीएनए प्रौद्योगिकी डीएनए टेक्नोलॉजी है तो हो जाएगा, हो सकता है। बारे में जाने कि 2019 में क्या क्या बोला गया। तो यह विधेयक निश्चित व्यक्तियों की पहचान को स्थापित करने हेतु डीएनए प्रौद्योगिकी के उपयोग को विनियमन का प्रावधान करता है। तो जो डीएनए टेक्नोलॉजी का होगा कि निश्चित किसी व्यक्ति की निश्चित पहचान करने के लिए ये क्या करता है, प्रावधान करता है। तो क्या प्रावधान करता है, इसमें जो भी अपराधी है, पीड़ित है, संदिग्ध है या विचाराधीन कैदी सहित कुछ व्यक्तियों की पहचान स्थापित करने के लिए डीएनए तकनीकी के उपयोग का विनियमन करना है। जो डीएनए टेक्नोलॉजी विधेयक 2019 आया है उसका विनियमन करना है पहचान के लिए। विधेयक के अनुसूची में सूचीबद्ध मामलों में डीएनए परीक्षण की अनुमति प्रदान की गई है। मतलब इन व्यक्तियों को जो सूची में दिया गया है उनका परीक्षण किया जा सकता है। भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत किए गए अपराध, दीवानी मामले, पितृत्व संबंधी वाद आदि के लिए इनके लिए आप क्या कर सकते हैं, डीएनए सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। देखो ये कई बार पूछा गया कि आईपीसी कब आया था, तो 1860 भारतीय दंड संहिता जिसको बोलते हैं। विधेयक के प्रावधानों के अनुसार, प्री में पूछा था, कई बार पूछा नहीं गया, मेंस में मत समझ लेना। विधेयक के प्रावधानों के अनुसार डीएनए के संग्रह हेतु व्यक्ति की सहमति अनिवार्य होगी। तो इसमें बोला गया कि जिस व्यक्ति से आप सैंपल कलेक्ट करना चाह रहे हो उसके सहमति कंसेंट देना जरूरी है। विधेयक के तहत एक राष्ट्रीय डीएनए डेटा बैंक और क्षेत्रीय डीएनए डेटा बैंक और एक डीएनए विनियामक बोर्ड की स्थापना का प्रावधान है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बिना क्वेश्चन का आंसर अधूरा होगा। तो डीएनए डाटा बैंक, क्षेत्रीय डीएनए डाटा बैंक और डीएनए रेगुलेटरी बोर्ड की स्थापना की बात करें। डीएनए विनियामक बोर्ड क्या, तो रेगुलेटरी बोर्ड ये क्या करेगा, डीएनए डेटा बैंक और डीएनए प्रयोगशालाओं की क्या करेगा, निगरानी करेगा, जो रेगुलेटरी बोर्ड है। तो इसमें दंड संबंधित भी कुछ प्रावधान किए हैं कि डीएनए नमूने जो सैंपल लिया जाएगा वो अनधिकृत प्रकटीकरण मतलब बिना ऑथराइज को दिखाओगे तो आपको जुर्माना लग सकता है, दंड दिया जा सकता है। अनधिकृत रूप से डीएनए नमूने को प्राप्त, उपयोग करने, उन तक पहुंच स्थापित करने पे भी आपको दंड दिया जा सकता है। आप ऑथराइज नहीं हो सैंपल कलेक्ट करने के लिए तो नहीं कर सकते हो। जैविक साक्ष्य को नष्ट करने या बदलने या संदूषित करने या छेड़छाड़ करने पे भी आपको क्या हो सकता है, दंड दिया जा सकता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी में ऐसा होता है। लेकिन विधेयक से संबंधित कुछ चिंताएं हैं। एक तो संवेदनशील सूचना डीएनए प्रोफाइल करके किसी व्यक्ति की संवेदनशील जानकारी कर सकते हैं। सहमति उपबंध का कमजोर होना, जो कंसेंट बनाया गया है तो वो कंसेंट की जो लैंग्वेज है वो कमजोर है। डीएनए को
अपने अपने पास बनाए रखना डेटा बैंक में डीएनए प्रोफाइल का भंडार आदि प्रावधानों का कारण क्या होगा? निजता का मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। मजबूत डेटा संरक्षण का अभाव है तो ये भी एक चिंता का विषय बन जाता है। तो ओवरऑल हमारा क्या है ना, आज का लेक्चर खत्म हो रहा है। दूसरा पार्ट अभी थोड़ी देर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी के इस मंच पे। और सेकेंड पार्ट हम लोग देखने जा रहे हैं, जो साइंस एंड टेक में पढ़ा रहा था उसका सेकेंड पार्ट। आई होप कि आप लोग इस समय चाय और पी लिए होंगे या फिर से एनर्जाइज हो गए होंगे। देखिए, ये हमारा सेकेंड लास्ट है वीडियो। मतलब कल अर्थात 1 मार्च को मैं साइंस एंड टेक अपनी तरफ से पूरा कर दूंगा। ठीक है, जैसे इंडिया वैक्सीन इकोसिस्टम 2022 में देते तो ये ज़्यादा महत्व था, लेकिन कभी भी पूछा जा सकता है वैक्सीन इकोसिस्टम से, इसलिए हमने इसको शामिल कर लिया। वैक्सीन का बोलबाला हमेशा रहा दिमाग में, गूंजता रहता है, तो वैक्सीन साइंस एंड टेक का पूछा जा सकता है हेल्थ सेक्टर में। ऑल्दो हेल्थ सेक्टर नहीं है, बट हम क्या करेंगे कि इसको पढ़ेंगे, और पूछा भी गया पिछले बार तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन वेटेज कम देना। देखो, पढ़ने में कौन से टॉपिक्स का या कौन से यूनिट का ज्यादा वेटेज है वो ध्यान हमेशा रखना है, और जिस वेटेज पे जैसा वेटेज है वैसा हम लोग वेटेज दे भी रहे हैं क्लास में। सॉरी। तो देखो, वैक्सीन में भारत का योगदान क्या है उत्पादन में, तो देखो सीधा चौड़ा कर लो 60%। यही WHO को अगर देखा जाए, मिजल्स खसरा मिजल्स के वैक्सीन के उपलब्ध कराता है कितना, 90% कराता है भारत। सीना चौड़ा कर लो। WHO द्वारा जारी की जाने वाली जो डीपीटी है, डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टेटनस और बीसीजी जो टीका है, वैक्सीन की मांग 40 से 70% हिस्से की पूर्ति कौन करता है? भारत करता है। तो ये तो डाटा रहा कि वैक्सीन के निर्माण में भारत का क्या योगदान है, तो ये डाटा हमेशा ध्यान में रहना चाहिए। अब जरा सा भारत को वैक्सीन के मामले में विश्व स्तर पर नेतृत्वकर्ता बनने के लिए सक्षम करने वाले कारक क्या हैं? क्या कारक हैं जिससे वो विश्व नेतृत्वकर्ता के रूप में आ सकता है वैक्सीन के मामले में? ऑल्दो अभी भी बहुत ज्यादा है, लेकिन आ सकता है। तो यहाँ पे मजबूत फार्मा उद्योग है, पहली बात। दूसरी बात है, यहाँ वल्नरेबिलिटी या टाइप ऑफ डिजीज की भी बहुत ज्यादा है। यहाँ पे हर तरीके के डिजीज आपको देखने को मिल जाएगा, जो शीत में भी होता है, मतलब सर कोल्ड में भी होता है, जो गर्मी में भी होता है, बारिश के सीजन में होता है, हर एक देखने को मिल जाएगा। तो उद्योगों को, जो फार्मा उद्योग हैं, उनको ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनके ऊपर शोध करके क्या बनाया जा सकता है? दवा बनाया जा सकता है, वैक्सीन बनाया जा सकता है। तो ये भी एक कारक है। ठीक है, तो मजबूत फार्मा उद्योग है। ये तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। मूल्यों के मामले में कैसा है? 14वां है। मूल्यों के मामले में 14वां, लेकिन बाजार के रूप में तीसरा है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जैसी प्रमुख कंपनियों के साथ वैश्विक स्तर की उपस्थिति है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का देखो वैक्सीन के लिए ना, सस्ते श्रम है यहाँ पे, बड़े पैमाने पे विनिर्माण सुविधाओं के कारण मैन्युफैक्चरिंग तुलनात्मक रूप से क्या होता है? कम लागत आता है, इसलिए फार्मा कंपनी आके यहाँ पे बना सकती है। वैज्ञानिक बहुत अच्छे हैं, ऑल्दो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, बट बहुत है। पेशेवरों की बहुतायत है। विविध आनुवंशिक संसाधन के रूप में ट्रीटमेंट है। नेटिव आबादी मौजूद है। किफायती नैदानिक या डायग्नोस्टिक सिस्टम है। गुणवत्तापूर्ण वैक्सीन का उत्पादन है। इन सब कारणों से भारत क्या कर सकता है? वैक्सीन के क्षेत्र में नेतृत्वकर्ता के रूप में उभर सकता है। वैक्सीन विकास और वितरण में चुनौतियां क्या है? तो भैया पहली बात तो धन की कमी। हमने बताया था कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भारत 0.67 या 65 कर लो % ही खर्च करता है, 1% से भी कम खर्च करता है जीडीपी का। और प्रतिरक्षा विज्ञान के संबंध में अपर्याप्त कुशल ज्ञान आधार है। जो इम्यून सिस्टम है उसको अच्छे से मतलब वहाँ पे कोई कौशल युक्त व्यक्ति नहीं है, या कहेंगे विशेषज्ञता हासिल नहीं है। जीवन पर्यंत प्रतिरक्षण लाइफ साइकिल इम्यूनाइजेशन के संबंध में अपर्याप्त अनुभव है। नेक्स्ट क्या? तो नैदानिक परीक्षण, जो क्लिनिकल ट्रायल को कानूनी चुनौतियां हैं, क्योंकि बहुत अवैध तरीके से कराया जा रहा है। विदेशी कंपनी अमेरिका का, यूके का भारत को बाजार के रूप में क्लिनिकल ट्रायल के रूप में यूज कर रही है। बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित मामले हैं। ये सारे वैक्सीन के निर्माण में चुनौतियां हैं। वितरण संबंधित क्या है? वितरण से संबंधित हमारे पास वैक्सीन के लिए कोल्ड स्टोरेज चाहिए, लेकिन उसका अभाव है।
उपलब्धता बहुत कम है। वैक्सीन को लेकर गलत सूचना होता है, जैसे कोविड को लेकर बहुत सारे गलत सूचना मार्केट में निकली और बहुत लोग लगवाए भी नहीं। वैक्सीन लगाने में हिचकिचाहट होती है। वैक्सीन की क्षमता पे सवाल किया जाता है कि कितना है, जैसे चाइना के में तो हमेशा फैले हो रहा है। और सेकेंड जो कांड हुआ जो चाइना में पहले लाया कोविड ने, तो वही कहीं ना कहीं वो भी निर्धारित करते हैं। टीकाकरण अभियान में उत्पन्न होने वाले अवसर, क्या अवसर होंगे? तो दवा की शीशी, सिरिंज, पैकेजिंग, बॉक्स, कोल्ड स्टोरेज, परिवहन जैसे सहायक उद्योगों का विकास करना। फिर टीकाकरण अभियान के लिए बनाई गई आपूर्ति श्रृंखला का कृषि और खाद्य प्रसंस्करण जैसे अन्य क्षेत्रों में उपयोग करना। इंफ्रास्ट्रक्चर और मानव संसाधन क्षमता को और बेहतर करना। फार्मा सेक्टर क्षमता और बेहतर उपयोग करना। हमारी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को और प्रतिरक्षा जो इम्यून सिस्टम है उसको क्या एकीकृत करके निवारक देखभाल करना चाहिए। कोविड 19 स्क्रीनिंग रणनीति का उपयोग करके गैर संचारी रोग के रोगियों को पहचान और देखभाल करने में सुधार करना चाहिए। तो जो हमारा टीकाकरण अभियान चला है उससे क्या फायदा हो सकते हैं, ये आप देखो। जो संसाधन यूज किए गए हैं टीकाकरण में, उसी संसाधनों का यूज करके हम अपनी क्षमता का विकास कर सकते हैं विभिन्न तरीकों से। चुनौतियों और से निपटने और अवसरों को साकार करने के उपाय क्या हो सकते हैं? तो राजकीय प्रोत्साहन करें, जैसे कर में छूट देना चाहिए। संचार रणनीतियों, पारदर्शिता और डेटा साझाकरण के माध्यम से जनता का विश्वास बढ़ाना चाहिए। मानव संसाधन का विकास करना चाहिए। अनिवार्य लाइसेंसिंग का उपयोग करना चाहिए। प्रकोप से पैदा करने की क्षमता रखने वाले कुछ रोगों के लिए वैक्सीन स्टॉक में बना कर रखना चाहिए। ब्लॉकचेन और इंटरनेट ऑफ थिंग का प्रयोग करना चाहिए। एमएसएमई का उपयोग करना चाहिए। ये सारे सुझाव है कि वैक्सीन के क्षेत्र में करना चाहिए। एक और न्यूज रहा वैक्सीन में, मैसेंजर आरएनए वैक्सीन क्यों रहा? तो ये स्वयं के परिवर्धन मतलब सेल्फ एम्पलीफाई में सक्षम मैसेंजर वैक्सीन ने कोविड 19 के खिलाफ आशाजनक परिणाम प्रदर्शित किए, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। वैक्सीन ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन, वैक्सीन ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन क्या होता है कि वैक्सीन को लगाने के बाद कोविड हो जाए तो उसको बोलते हैं वैक्सीन ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन। मतलब इसका आशय है कि प्राथमिक श्रृंखला के साथ बूस्टर डोज का टीका लगाने के बाद व्यक्ति को कोविड 19 वायरस से संक्रमित हो जाता है। मतलब यही है कि वैक्सीन लगाने के बाद वो क्या होता है, इन्फेक्टेड हो जाए, तो वैक्सीन ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन भी ध्यान रखना है। मैसेंजर वैक्सीन के बारे में जाने एमआरएनए वैक्सीन का, तो देखो डीएनए से आरएनए बनाया जाता है, ठीक है, डीएनए से आरएनए बनाया जाता है ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा। और दोनों ही न्यूक्लिक एसिड के टीके हैं। और जो पारंपरिक वैक्सीन शरीर में वायरस या बैक्टीरिया को कमजोर करके इंजेक्ट किया जा रहा है, उससे कहीं लाख गुना बेटर मैसेंजर आरएनए होते हैं, ठीक है। और ये वायरस के जीन के हिस्से का उपयोग करके बनाया जाता है। पारंपरिक मैसेंजर आरएनए वैक्सीन उस एमआरएनए का उपयोग करती है जो कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन को एनकोड करता है। तो मैसेंजर आरएनए कौन सा किसका यूज करती है? तो स्पाइक प्रोटीन का यूज करती है, ठीक है। फाइजर और मॉडर्ना ये दोनों कंपनी है कि वैक्सीन पारंपरिक मैसेंजर आरएनए वैक्सीन के उदाहरण है। तो फाइजर और मॉडर्ना ने वैक्सीन मैसेंजर आरएनए पे वैक्सीन बनाया है कोविड का। तो मैसेंजर आरएनए वैक्सीन कोशिकाओं को स्पाइक प्रोटीन की प्रतियां निर्मित करने में मदद करती है, इससे वास्तविक संक्रमण होने पे मानव के भीतर प्रतिरक्षा प्रणाली सक्रिय हो जाता है। मतलब कहने का मतलब कि जो स्पाइक होता है ना कोरोना में, वो कोरोना के स्पाइक को बनाने के लिए मैसेंजर आरएनए पे ट्रांसक्रिप्शन दे दिया जाता है और उसके एंटीबॉडी वो एंटीजन को पहचान के मतलब उसको रोकने के लिए क्या मतलब ये जो कोरोना है, कोरोना के क्राउन वाला जो प्रोटीन वाला है, इससे तो इन्फेक्शन उतना नहीं होता है, तो ये बनेगा और जैसे ही बनेगा तो बॉडी क्या करेगी, क्राउन को पहचान के एंटीबॉडी बनाएगी। इसको बनाएगी तो हमारा क्या हो जाएगा, इम्यूनिटी कंप्लीट हो जाएगा। आप कोई क्राउन वाला आके अटैक करेगा तो उसे तुरंत एंटीबॉडी पहचान के क्या कर देगी, किल कर देगी। तो ये स्वयं को परिवर्धन एम्पलीफाई करने में सक्षम है, ठीक है ना, सुधरा हुआ है। वैक्सीन एंटीजन के अलावा 4 अतिरिक्त प्रोटीन को भी इनकोड करती है। तो वैक्सीन एंटीजन के अलावा क्या, एंटीजन जो होता है, एंटीजन को जो कोरोना है उसको करने के अलावा 4 अन्य प्रकार के प्रोटीन को भी क्या करती है, इनकोड करती है। मतलब इनमें होता है 4 अन्य प्रकार के भी प्रोटीन के इनकोड होता है, वो प्रोटीन भी बनता है और आरएनए के मूल स्ट्रैंड की प्रतिकृति बनाने में मदद करता है। मैसेंजर आरएनए वैक्सीन की तुलना में स्वयं का परिवर्धन करने की सक्षम मैसेंजर आरएनए वैक्सीन निम्नलिखित लाभ है। क्या है? तो इन्हें भंडारित करना आसान है। आरएनए के टीके खुराक
को कम करती हैं, जो जितना चाहिए उतना नहीं लगाना होता है। वैक्सीन की लागत में ये कमी करती है और इफेक्टिव तो होती है। वैक्सीन के लाभ क्या हैं? तो सुरक्षित और गैर संक्रामक है, क्योंकि यह न तो रोगजनक कणों से बना है, न निष्क्रिय रोगजनकों से बना है, इसलिए सुरक्षित माना जाता है। एक मजबूत प्रतिरक्षा इम्यून सिस्टम उत्पन्न करता है। वैक्सीन का तीव्र उत्पादन संभव है। ये आरएनए वैक्सीन का क्या है? लाभ है। अब देखो, जैसे ही हम बायोलॉजी में बताएंगे, बायोलॉजी में कि टाइप ऑफ बड़े इजी बताएंगे कि कितने टाइप के वैक्सीन है, कैसे बनाया जाता है। आल्दो यहाँ पे भी डिस्कशन कर देते हैं, लेकिन वहां पर सारगर्भित रूप से देखेंगे। जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3, 3 जनरेशन का देखेंगे। देखो, लाइव एटीन्यूटेड वायरस से बनाया जाता है। एक पहला पहला टाइप है कि वैक्सीन बनाने के क्या, लाइव एटीन्यूटेड वायरस से। इसमें क्या होगा, रोग उत्पन्न करने वाले जो कमजोर होते हैं, कमजोर वायरस को, कमजोर रोगाणु का उपयोग किया जाता है। जो कमजोर हो, इतना बीमार ना करे, तो कमजोर रोगाणु को यूज होंगे, लाइव होंगे, जिंदा होंगे, लेकिन वो क्या होंगे, कमजोर होंगे कि बीमार ना करें और क्रिटिकल स्टेज पे ना पहुंचाएं। तो लाइव एटीन्यूटेड क्या है, कमजोर वायरस का उपयोग करके बनाया जाता है। ठीक है। ये इनकी प्रकृति कैसे होता है, जैसे लोगों को संक्रमण हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, वैसे ही प्रकृति होता है। बस फर्क क्या होता है कि जो नॉर्मल अगर इन्फेक्शन होगा तो वो कमजोर नहीं होगा, यहाँ पे जो वैक्सीन दिया जाएगा वो कमजोर प्रकृति का होगा। तो इनमें प्रबल और दीर्घकालिक प्रतिरक्षा तंत्र विकसित करने की क्षमता होता है, क्योंकि वो वीक होगा उसको भी पहचानेगा, एंटीजन के रूप में बॉडी लेगा और एंटीबॉडी बनाएगा, तो मेमोरी हमेशा रह जाएगा। तो फिर कभी भी ऐसा वायरस अटैक करेगा तो फिर क्या करेगा, तुरंत पहचान के किल कर देगा। इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है लाइव एटीन्यूटेड का, तो ध्यान रखना, खसरा में किया जाता है, रूबेला में किया जाता है, तपेदिक मतलब तपेदिक रोटा, तपेदिक क्या बोलते हैं, तपेदिक 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 ही बोलो, हाँ तपेदिक, वो जो मम्स होता है ना, उसी को एक बार कंफर्म कर लेना। रोटा वायरस होता है, डायरिया कॉज करता है। ओरल पोलियो, जो ओरल पोलियो वैक्सीन है उसमें ये एटीन्यूटेड यूज किया जाता है। येलो फीवर आदि में किया जाता है। तो एग्जांपल ध्यान रखना इसका। दूसरा क्या है, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन बनाना। इनएक्टिवेटेड मतलब कि जो वायरस है उसको मृत मार के या निष्क्रिय रूप से उपयोग किया जाता है। इसमें लाइव वैक्सीन के समान ही क्या होता है, इम्यून सिस्टम पैदा होता है और ऑनगोइंग इम्यूनिटी प्रदान करता है। ये बूस्टर शॉट की कई खुराकों में बूस्टर शॉट की क्या आवश्यकता है, मतलब कई खुराक में इससे इम्यूनिटी दिया जाता है। जैसे इसका उपयोग पोलियो में किया जाता है, पर्ट्यूसिस में किया जाता है, हेपेटाइटिस ए में किया जाता है। हेपेटाइटिस ए की 3 बार डोज लगाना होता था। तो इसमें इनएक्टिवेटेड वैक्सीन का यूज किया जाता है। सब यूनिट और रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन का, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन होता है ये ज्यादा अच्छा। सब यूनिट का मतलब, सब यूनिट मतलब कोई प्रोटीन या कुछ को लेके यूज किया जाता है। जैसे जो रोगजनक वायरस है ना, उसके कुछ भाग ले लेंगे, उसके प्रोटीन ले लेंगे, शर्करा ले लेंगे, कैप्सिड ले लेंगे। जो रोगाणु चारों ओर का आवरण जो होता है, कैप्सिड क्या बोलते हैं कि ये रोगाणु के चारों ओर जो कवरिंग होता है उसी को कैप्सिड बोलते हैं, जो स्वयं प्रतिजन के रूप में कार्य करते हैं और उसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें सब यूनिट को लेके क्या किया जाएगा, बनाया जाएगा, प्रोटीन या शर्करा कुछ पार्ट लेके बनाया जाएगा। ठीक है ना। अनुवांशिक जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से इसका निर्माण किया जा सकता है। इस दृष्टि का अंतिम परिणाम रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन होता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग से जो वैक्सीन बनाया जाता है उसको रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन बोला जाता है। ये प्रतिरक्षा प्रणाली प्रतिक्रिया वाले प्रोटीन की पहचान करती है और लक्षित विषाणु के विरुद्ध भावी संरक्षण प्रदान करती है। तो जो भी रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन होता है, इम्यून सिस्टम में ये प्रोटीन की पहचान कर लेगी और पहचान करके क्या किया जाएगा, वो बनाएगा। जैसे कि मान लो कि ये कोई प्रोटीन है, कोई वायरस में XYZ है, मान लो प्रोटीन है, ये यहाँ पे DNA पे कोड है, तो ये काट के और क्या करेंगे, प्रोटीन का निर्माण कराएंगे और प्रोटीन का निर्माण करके और फिर क्या करेंगे, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन बना के उसको क्या कर देंगे, इंजेक्ट कर देंगे। और इस प्रोटीन के लिए, प्रोटीन जो है ये कैसा काम करेगा, एंटीजन की तरह काम करेगा और इसका एंटीबॉडी बन जाएगा, तो वो उसके लिए इम्यूनिटी हमारा मिल जाएगा। ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के रूप में इन्फ्लुएंजा टाइप बी के लिए बनाया जाता है, हीमोफिलिया इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस बी का टीका इसी रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन पे बनाया गया है। एक होता है कॉन्जुगेटेड वैक्सीन। कॉन्जुगेटेड वैक्सीन मतलब
कि ये भी रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन के समान होता है, ये अलग टाइप नहीं है, उसी में जोड़ सकते हो। इसमें क्या होता है कि जो कवरिंग होता है ना, जीवाणुओं का कवरिंग जिसको कैप्सिड होते हैं, उसके टुकड़े का उपयोग करके निर्माण किया जाता है, जिसको कॉन्जुगेटेड वैक्सीन बोला जाता है। ठीक है। और ये आवरण रासायनिक रूप से वाहक प्रोटीन से जुड़ा होता है। इस संयोजन का उपयोग टीके के रूप में किया जाता है। तो ये आवरण जो कवरिंग है वो कैरियर प्रोटीन से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? कैरियर प्रोटीन, जो ले जाएगा इसको। मतलब कि एक प्रोटीन है और इसको उसमें डाल दिया जाए तो कैरियर प्रोटीन इसको बोला जाएगा कि हाँ इसी के थ्रू वो जाएगा कैप्सिड का थोड़ा पार्ट, तो उसी को कॉन्जुगेटेड मतलब दो लोग, तो एक कैरियर प्रोटीन और जो कैप्सिड का पार्ट है, इन दोनों के साथ को लेके जाके इंजेक्ट किया जाएगा तो हमारे इम्यून सिस्टम हो जाएगा इससे सक्रिय। ठीक है ना। और कॉन्जुगेट वैक्सीन का उपयोग अधिक शक्तिशाली संयुक्त प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। जब तक कि वाहक प्रोटीन का प्रयोग नहीं किया जाता तब तक समान तौर पे प्रयोग किए जा रहे जीवाणुओं के टुकड़े स्वयं सुदृढ़ प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न करने में सक्षम नहीं हो पाते। मतलब कहने का मतलब क्या है कि समझो, इतना लिखने की जरूरत नहीं है कि कॉन्जुगेटेड ज्यादा इम्यून सिस्टम है को प्रोवाइड कर सकता है, बस इतना जानो। जैसे निमोकोकल बैक्टीरियल है, निमोनिया कॉज करते हैं, उसमें उपयोग किया जाता है। इसकी दवा बनाई गई थी कॉन्जुगेटेड वैक्सीन के थ्रू ही बनाई गई थी। टॉक्साइड वैक्सीन होता है। टॉक्साइड क्या मतलब? टॉक्सिन से होता है, टॉक्साइड होता है। टॉक्साइड वैक्सीन कैसे होता है? जो टॉक्सिन यूज करते हैं या जिस टॉक्सिन के से क्या हो जाता है, वायरस उत्पादन करता है और उससे आदमी बीमार हो जाता है, तो उस टॉक्सिन को लेके और उसका क्या किया जाए, टीके स्वयं रोगाणु के बजाय रोगाणु न लेके, मतलब जो वायरस है उसको न लेके, उससे जो टॉक्सिन रिलीज होता है उस टॉक्सिन को क्या प्रतिरक्षा उत्पन्न करने में उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग किस में किया जाता है? टिटेनस में किया जाता है, डिप्थेरिया में किया जाता है। डीपीटी का टीका इसी से बना है। ठीक है ना। महामारी की स्थिति में वैक्सीन के विकास से संबंधित क्या चुनौती रही? तो इससे पहले कोई टीका उपलब्ध हो, महामारी अपने चरम पे पहुंचने में पश्चात स्वतः समाप्त हो जाती है। टीका हो क्या, महामारी अगर पूरे मान लो जनता है और इन्फेक्टेड कर दिया, जो लोग बच गए इसका मतलब उनकी एंटीबॉडी बन गई और वो बचे रहेंगे, वो पहले से इम्यून रहेंगे। जो निकल गए तो निकल गए। जैसे ही टीका का मंजूरी मिलती है, बड़ी मात्रा में इसकी जरूरत होती है। ये बड़ी चुनौती है, जैसे कि कोविड के समय में देखा था। सर्वव्यापी महामारी की स्थिति औषधि हेतु देशों को एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करना होता है। जैसे विश्व में स्थिति देखा कि बहुत कमजोर थे, पहले तो जितने विकसित देश थे उन अपने नागरिकों को सुरक्षित करने के लिए वो वैक्सीन लगाए, लेकिन जो कमजोर देश हैं वो क्या करें। ठीक ना। तो ऐसी विभेद कारण स्थिति उत्पन्न हो सकती है। सर्वत्र संक्रमणशील महामारी अत्यधिक दुर्बल और अल्प वित्त पोषित स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली वाले देशों को सर्वाधिक प्रभावित करती है, जो कि हमने बता दिया कि जो कमजोर होते हैं उनको ज्यादा प्रभावित करती है। ठीक है ना। अब देखो क्लीन टेक्नोलॉजी। क्लीन टेक्नोलॉजी हम जानते थे ये पूछा जाएगा और यूपीएससी ने पूछ लिया पिछले साल क्लीन टेक्नोलॉजी, और हमने इसको बना रखा था उस समय जब यूपीएससी का एग्जाम चल रहा था, उससे पहले ही बना के रखा था और क्लीन टेक्नोलॉजी पूछा। तो अब आने वाला दिन ये है कि कहीं भी पूछा जा सकता है। ये प्रौद्योगिकी का क्लीन टेक्नोलॉजी क्या है? ये टेक्नोलॉजी का क्या है? समूह है। पहली बात, क्लीन टेक्नोलॉजी एक टेक्नोलॉजी नहीं है, ये टेक्नोलॉजी का समूह है जो प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को अनुकूलतम उपयोग करता है या कम करता है, अनुकूलित करता है, ऑप्टिमाइज करता है। जो प्राकृतिक रूप से संसाधन पाए जाते हैं उनके ऑप्टिमाइज यूज पे ये बेस्ड होता है, लेकिन ये समूह होता है, ध्यान रखना। यह न केवल अक्षय ऊर्जा के उत्पादन से संदर्भित करते हैं, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी से ही केवल नहीं संदर्भित करते हैं, बल्कि जल अपशिष्ट, जल प्रबंधन, इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट का निपटाना कैसे किया जाए, रिसाइकलिंग किया जाए कैसे किया जाए, इन सबसे रिलेटेड होता है, इसलिए समूह बोला जाता है। ग्रुप टेक्नोलॉजी है, क्लीन टेक्नोलॉजी ग्रुप ऑफ टेक्नोलॉजी है। ठीक है। यह मांग करता है कि किसी उत्पाद या प्रक्रिया के जीवन चक्र के सभी चरणों पे क्या किया जाए, ध्यान दिया जाए। जो भी प्रक्रिया के चरण है, चक्र है, उस सब पे ध्यान दिया जाए। इसके प्रमुख चालक कौन है? तो प्राकृतिक संसाधन, जीवाश्म ईंधन, जल, खनिज की कमी, ऊर्जा की अस्थिर कीमतें, बढ़ती ऊर्जा सुरक्षा चिंताएं, इन सब का निदान इससे मिल सकता है क्लीन टेक्नोलॉजी से। ठीक है। स्वच्छ प्रौद्योगिकी के लाभ और उपयोग क्या है? लाभ क्या हो सकते हैं? तो देखो, कंपनियां और उद्योग अपनी लागत को बेहतर ढंग से नियंत्रित कर सकते हैं। लागत को अपनी नियंत्रित कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये रिसोर्स का ऑप्टिमाइज करता है, संसाधन का ऑप्टिमाइज करता है। दूसरी बात है कि ये जो क्रेडिट पाया जाता है CO2 इमिशन का क्रेडिट, ठीक है ना, वो क्रेडिट भी ले सकते हैं कम इमिशन करके।
इसके माध्यम से विनियमन संबंधी नई आवश्यकताओं को भी पूरा किया जा सकता है। उद्योग में वैश्विक प्रतिस्पर्धा और ऊर्जा दक्षता में सुधार हो सकती है। ग्रीन हाउस गैस, वही तो बताया, उत्सर्जन में कम करने में होगा। ऊर्जा सुरक्षा में जलवायु, जल, भूमि, वायु के प्रभाव करने में इसका उपयोग किया जा सकता है, लाभ हो सकता है। भारत के समय क्या क्लीन टेक्नोलॉजी को लेकर चुनौतियां हैं? तो केवल सौर, पवन ऊर्जा जैसे रिन्यूएबल एनर्जी स्रोत पे ही हम ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, केवल सोलर और विंड पे ध्यान दे रहे हैं। एक संयुक्त और एकीकृत नीति और वित्त पोषण तंत्र का अभाव है। निवेश पे प्राप्त प्रतिफल के बारे में जागरूकता की कमी है। इसकी धीमी गति है। नीति पे केंद्र और राज्यों के बीच मतभेद है, भ्रम है। राज्य संघवाद का नहीं देखा जा रहा है इस चीज में, क्लीन टेक्नोलॉजी को लेके, ठीक है, जिसको हम ग्रीन संघवाद बोलते हैं, हरित संघवाद। हरित संघवाद को लेके सेंटर और स्टेट में हमेशा तनातनी बनी रहती है। इस क्षेत्र में अनुसंधान, विकास और कुशल श्रम बल की कमी है। क्या प्रारंभ की गई है क्लीन टेक्नोलॉजी के लिए? तो हाइड्रोजन, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन स्टार्ट किया गया। हम लोग इंटरनेशनल सोलर अलायंस के स्थापक देश के रूप में हैं। एक वैश्विक पहल मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज शुरुआत की गई है कि उसमें हस्तांतरण किया जाएगा। और डीएसटी ने स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान पहल प्रारंभ किया है। नेट जीरो उत्सर्जन हम 2070 तक प्राप्त करेंगे। और संयुक्त राज्य अमेरिका भारत रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी किया है। किसके साथ? भारत तो यूएस के साथ किया है। भारत जापान स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी है। ऊर्जा अच्छे रिन्यूएबल एनर्जी में 100% एफडीए की अनुमति दे दिया गया है। जलवायु परिवर्तन पे राष्ट्रीय कार्य योजना आरंभ किया गया है। और भी बहुत सारी पहल की गई हैं, जैसे एनडीसी वगैरह रोकने के लिए तकनीकी हस्तांतरण की बात किया गया है कॉप 21 में, ठीक है। और जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह किया जा रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी, अब आते हैं हरित हाइड्रोजन ऊर्जा का उपयोग करने का लाभ क्या क्या है। ये सिर्फ हम यही बता रहे हैं, ऊर्जा का ये एक स्वच्छ स्रोत है जिससे ग्लोबल वार्मिंग से बचा जा सकता है। परिवहन को रूपांतरित करने की क्षमता है। परिवहन के पास हम रूपांतरित कर देगा, मतलब इजी भी होगा, ठीक है ना। और हम कहते हैं ना, जो परिवहन से जो फालतू चीजें, गैसेस वगैरह निकलती हैं, उनको रोकेगा। नवीकरणीय ऊर्जा का लक्षित उपयोग किया जा सकता है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल चलाने में जो इलेक्ट्रिक वाहन है उसमें मदद कर सकता है। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रिक वाहनों को बैटरी निर्माण में प्रयुक्त होने वाले दुर्लभ भू धातुओं उनके लिए भारत की मांग में क्या हो सकता है? कम हो सकता है ये हरित हाइड्रोजन आने में। भारत के चालू खाते, जो करेंट अकाउंट डेफिसिट है, वो कम हो सकता है। वैश्विक निर्माण केंद्र के रूप में भारत उभर सकता है। अनिश्चितता का समाधान हो सकता है, जो ऊर्जा को लेकर अनिश्चितता बना है। लेकिन इससे चुनौतियां क्या है ग्रीन हाइड्रोजन से? तो पहली है कि हरित हाइड्रोजन से उत्पादन की प्रक्रिया ऊर्जा गहन है। जो उत्पादन ही किया जाता है उसके लिए ऊर्जा बहुत चाहिए, तो ये एक तरह से ये एक चुनौती है। उच्च लागत है, क्योंकि प्रौद्योगिकी का, नए नए प्रौद्योगिकी का इसमें इस्तेमाल किया जाएगा, तो उच्च लागत है। और उच्च रिसर्च एंड डेवलपमेंट की आवश्यकता है, जबकि भारत 0.65% ही जीडीपी का यूज करता है, तो ये चुनौती है। बहुविनियामक प्राधिकरण, जैसे प्राधिकरण चाहिए इसमें एनर्जी के लिए। परिवहन राजमार्ग मंत्रालय वाहनों के ईंधन वाहक विनिर्देश का नियमन करता है, वहीं रिन्यूएबल के लिए अलग है। तो बहुत नियामक प्राधिकरण है, ये भी चुनौती है, इनमें इंटीग्रेशन नहीं है। पेट्रोलियम और विस्फोट सुरक्षा संगठन पेट्रोलियम एवं विस्फोट पदार्थों को भंडारण और ईंधन स्टेशनों को विनिर्देश का विनियमन करता है, मतलब अलग अलग टाइप के हैं। हाइड्रोजन के परिवहन से संबंधित समस्याएं हैं कि हाइड्रोजन को परिवहन करने के लिए ये क्या है, हाइड्रोजन बहुत ज्वलनशील है, तो अलग टाइप का कंटेनर चाहिए और खतरा भी बढ़ा देता है। तो भारत ने क्या पहल किया है? तो 2020-21 में राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन की घोषणा की गई थी भारत के द्वारा। राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन के बारे में अगर देखा जाए, ये पूछा जा सकता है, इसलिए हमने इसको इंक्लूड कर दिया कि राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन है क्या। तो ये मिशन हरित विद्युत संसाधन, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन के नाम से जाना जाता है, हाइड्रोजन के सृजन और इसके वाणिज्यिक उपयोग को सक्षम बनाने पर बल देता है कि हाइड्रोजन का सृजन किया जाए, उत्पादन किया जाए और वाणिज्यिक उपयोग किया जाए। इसकी गतिविधियां क्या होंगी? तो विस्तार क्षेत्र और अवसंरचना का सृजन करना, निकेत मतलब नीच एप्लीकेशन करना, प्रमाणीकरण करना, जैसे परिवहन उद्योग के लिए, लक्ष्य उन्मुख शोध और विकास करना, सुविधाजनक नीतिगत समर्थन करना, हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी के मानकों विनियमों को बनाने के लिए सुदृढ़ फ्रेम स्थापित करना, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया
मतलब गेल ने प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की परियोजना भी शुरू कर दी है। तो इसका मतलब कहने का है कि इस मिशन का गतिविधि क्या होगी। तो भाई इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाएंगे, इस क्षेत्र का विस्तार करेंगे, ठीक है, नीचे अनुप्रयोग करेंगे। नीचे अनुप्रयोग मतलब कि एक स्पेसिफिक जगह पे हम इसका अप्लाई करेंगे, स्पेसिफिक जगह पे अप्लाई करेंगे, और उसके नीचे प्रयोग में क्या करेंगे, प्रमाणित करेंगे, सर्टिफिकेशन करेंगे स्पेसिफिक क्षेत्र में कि हाँ यही होगा, जैसे परिवहन में करेंगे, उद्योग में करेंगे, ऐसा बनाया गया। लक्ष्य उन्मुख शोध और विकास किया जाएगा, टारगेट लेके रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाएगा, सुविधाजनक नीतिगत समर्थन दिया जाएगा राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन में, ठीक है, और एक सुदृढ़ फ्रेमवर्क बनाया जाएगा, ऐसा गोल वचन कहा गया। फिर ये है कि गेल ने एक मिश्रण, हाइड्रोजन गैस में भी मिश्रण का एक रोड मैप तैयार कर लिया है। हाइड्रोजन ऊर्जा विकास हेतु सार्वजनिक और निजी दीर्घकालीन प्रयासों के लिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा रोड मैप का निर्माण किया गया है। तो सरकार ने क्या किया है, दीर्घकालीन के लिए एक राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा रोड मैप, ये प्री में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कब तैयार किया, 2006 में किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा हाइड्रोजन और ईंधन सेल कार्यक्रम को आरंभ किया गया है। हाइड्रोजन और ईंधन सेल का कार्यक्रम का उपयोग किया गया है, तो इससे भी प्रोत्साहन मिलेगा। भारतीय विज्ञान संस्थान ने बायोमास गैसीकरण आधारित हाइड्रोजन उत्पाद प्रौद्योगिकी को विकसित किया गया है। भारत में पहली बार दिल्ली में हाइड्रोजन स्पाइक्ड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस HCNG बसों को चलाया जा रहा है। यही वहां पे भी किया गया, क्या बोलते हैं, जो महाराष्ट्र का एक और है, पुणे में, ठीक है। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन का प्रस्ताव देते हुए एक अधिसूचना जारी कर दिया गया है, और हाइड्रोजन ईंधन सेल को आधारित वाहनों के लिए सुरक्षा मूल्यांकन संबंधी मानकों को भी शामिल कर दिया गया है इसमें। इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन रोड मैप क्या, नीतिगत हस्तक्षेप करना, वर्ष 2030 तक 4% की प्राप्ति, राष्ट्रीय ऊर्जा मिश्रण में हाइड्रोजन ऊर्जा की हिस्सेदारी की आकांक्षी लक्ष्य है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी एंड रोड मैप 2021। फिर इंडियन ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स बनाया गया है, $100 मिलियन का इंडियन हाइड्रोजन फंड बनाया गया है। नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट प्रस्तावित है क्या, तो दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे पे हाइड्रोजन भारत ट्रैकिंग प्रोजेक्ट का संचालन किया जाएगा। हाइड्रोजन भारत पोर्ट एंड लॉजिस्टिक क्लस्टर बनाया जाएगा, हाइड्रोजन औद्योगिक क्लस्टर बनाया जाएगा। नगर पालिका स्तर पे बायोगैस हाइड्रोजन परियोजना स्टार्ट किया जाएगा, कोयला गैसीकरण हाइड्रोजन परियोजना स्टार्ट किया जाएगा इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन मैप में देखा जाए तो। इलेक्ट्रिक वाहन देखा जाए, ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक वाहन आंतरिक दहन इंजन के बजाय इलेक्ट्रिक मोटर से चलते हैं। तो विद्युत ऊर्जा से चलने से पर्यावरण के जो नुकसान हो रहा है, जो इमिशन हो रहा था ग्रीन हाउस गैस के, उसमें कटौती हो जाएगी। तो कुछ ईवीएस में लेड एसिड या निकेल मेटल हाइड्राइड बैटरी का उपयोग किया जाता है। तो लेड एसिड और निकेल मेटल हाइड्राइड बैटरी का उपयोग किया जाता है किसमें, इलेक्ट्रिक वाहन में। जबकि आधुनिक जो है वाहन, उसमें लिथियम आयन बैटरी यूज किया जाता है, और यही अच्छा माना जा रहा है। 2025 में भारत में ईवी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, उसका बाजार $7 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया। तो ये डाटा होगा। ईवीएस को प्रोत्साहित करने के लिए क्या हो सकता है इलेक्ट्रिक में, तो भाई ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन कम करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि परिवहन क्षेत्र CO2 के उत्सर्जन का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। कच्चे तेल के आयात होने वाले व्यय को कम करेगा। पेरिस समझौते के लक्ष्य को जो NDC है वो प्राप्त करेगा। मोटर वाहनों की बढ़ती बिक्री, जो 2030 तक कुल वाहन बिक्री में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी 30% करने की राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इलेक्ट्रिक वाहन संबंधी नए स्टार्टअप और इच्छुक पारंपरिक वाहन निर्माताओं के लिए आर्थिक अवसर दिया जा रहा है, कि उनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है। लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के समय कुछ चुनौतियां हैं क्या, तो नीति निर्माता और विनियामक रिलेटेड है। जैसे ये फेम को लेके देखा जाए तो फेम से भी जुड़ा हुआ चुनौती है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना, ईवी संबंधी इलेक्ट्रिक व्हीकल संबंधी जो कंपोनेंट है वो सीमित है, हमें आयात करना पड़ रहा है। वो भोक्ता उच्च अग्रिम लागत देखा जाए, उच्च लागत लगता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना है तो उच्च लागत लगता है। इवन हमारे इतनी दक्ष टेक्नोलॉजी नहीं है कि उसकी लागत को कम कर दे, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा सीमित है, वित्त पोषण सीमित है। चुनौतियां हैं डिस्कॉम के लिए, क्योंकि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना होगा। जो भी इलेक्ट्रिक वाहन चलेंगे तो चार्जिंग होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए कि आप
गए, कुछ पैसा दिए, यहाँ पे बैटरी लगाए, अपना बैटरी लगा के दूसरा बैटरी लेके चलते, ऐसा कुछ हो। लेकिन घंटा 2 घंटा बैठ के अगर चार्ज करने लगे तो हो गया कर लेना 20% 30% होगा। तो ऐसा कुछ बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ऐसे मंच को बढ़ावा देना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर को इसमें क्या करना चाहिए, इन्वॉल्व करना चाहिए और लोगों को जागरूक करना चाहिए। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर के बिना तो ये काम पूरा नहीं हो सकता है। तो पहल क्या शुरू किया गया है, तो COP20 शिखर सम्मेलन में इलेक्ट्रिक वाहनों संबंधित सभी प्रकार की जानकारी हेतु वन स्टॉप डेस्टिनेशन के रूप में ई अमृत पोर्टल लॉन्च किया गया था। ई अमृत पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेशनल इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी मिशन प्लान 2020 चालू किया गया है। नीति आयोग ने बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी का मसौदा, बैटरी स्वैपिंग की पॉलिसी का मसौदा, जो हम बोल रहे थे ना कि ये रखो और फिर से निकाल लो, दूसरा मसौदा जारी किया है। फेम 2 योजना स्टार्ट किया गया। उन्नत रसायन सेल बैटरी भंडारण योजना के लिए उत्पादन संबंधी प्रोत्साहन देना। ईबी नीतियों की घोषणा। विद्युत मंत्रालय द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हेतु ये दिशा निर्देश दिया गया है। और साथ ही साथ इसरो स्वदेशी रूप से विकसित लिथियम आयन बैटरी प्रौद्योगिकी का व्यवसायीकरण कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारी शुरू की गई पहल थी। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लास्ट क्लास कल होगा और हमारा साइंस एंड टेक खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच।